हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एसीसी डिफेंस क्लासेस। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं एसीसी मॉडल पेपर 2 करंट एंड जनरल अवेयरनेस टेस्ट। पूरे 150 क्वेश्चन को हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं, सो बने रहिए हमारे इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक। पूरे 150 क्वेश्चन में जितने भी अलग अलग पॉइंट हमारे पास बनेंगे हम सबको डिस्कस करेंगे। बिना वक्त गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022 विल बी हेल्ड एट। तो वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुआ था कतर में। ये हुआ था 20 नवंबर 2022 से 18 दिसंबर 2022 में। एक क्वेश्चन हमारे पास बनता है 2026 फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा, कौन सी कंट्री होस्ट करेगी। तो उसे 3 कंट्री होस्ट कर रही हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि 3 नेशन एक फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास बात है यूएसए। तो यूएसए टोटल 60 मैच को होस्ट कर रही है, 60 मैचेस को। दूसरे नंबर पर है कनाडा और मैक्सिको। तो कनाडा और मैक्सिको दोनों क्या कर रहे हैं, 10 मैचों को होस्ट करेंगे। तो टोटल 70 मैचेस होंगे इन तीनों कंट्रीज में। ठीक है, ये होंगे 2026 में। एक विषय हुआ था 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो वो हुआ था इंग्लैंड एंड वेल्स में। ठीक है, किसने जीता था, वो जीता था इंग्लैंड ने। 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप वो कहाँ होगा, वो होगा इंडिया में। ठीक है, इसी साल 2023 में होगा, इंडिया होस्ट करेगी। एक क्वेश्चन हमारे पास बनता है, पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप, पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब हुआ, वो हुआ था 1975 में। ठीक है, वो कहाँ हुआ था, पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे पास बनता है, इंडिया ने कौन कौन से साल में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। तो इंडिया ने जीता है 2 बार अभी तक, 1983 में, और एक जीता है 2011 में। ठीक है, 2 बार अभी तक इंडिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है। तो जो जो क्वेश्चन हमारे पास बने वो मैंने आपको बता दिए हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ग्रिड 21, माफ कीजिए, यहाँ पे लिखा गा 21, तो इसका आएगा ग्रेड 21। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, GRAD आएगा। ग्रेड 21 वीपन सिस्टम ये क्या है, ये एक मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक रॉकेट लॉन्चर व्हीकल है, मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम। इसके पास क्या है, 40 लॉन्चिंग ट्यूब्स हैं, 40 लॉन्चिंग ट्यूब्स हैं, जिसमें क्या निकलता है, 122 रॉकेट्स फायर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट ह्यूमन बीइंग टू ट्रैवल इन स्पेस। तो स्पेस में सबसे पहले कौन सा ह्यूमन बीइंग है जो ट्रैवल किया है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा, ये यूरी गगरिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ से ये बिलोंग करते हैं, ये सोवियत यूनियन से बिलोंग करते हैं। और आगे हमारे पास दिया ऑप्शन ए, अलेक्जा लियोनोव। तो अलेक्जा लियोनोव जिसने सबसे पहले जो क्या वो किया, स्पेस में चला है। एक क्वेश्चन क्या आता सबसे पहले, वो इन स्पेस किसने किया, स्पेस में कौन चला सबसे पहले, तो इसका आएगा ए ऑप्शन, अलेक्जा लियोनोव। आगे दिया वीवी टेरेस्कोवा। वीवी टेरेस्कोवा सबसे पहले क्या, फर्स्ट एंड यंगेस्ट वुमन इन स्पेस। ठीक है, बहुत ही कम उम्र की औरत है जो स्पेस में गई, सोलो मिशन में गई थी, वोस्टोक 6 में, वोस्टोक 6 में गई थी। कब गए थे वो, जनवरी, माफ कीजिए, जून, 16 जून 1963 में गए थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया हमारे पास। एक ऑप्शन हमारे पास बनता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, इंपॉर्टेंट है ये थे अमेरिकन एस्ट्रोनॉट। ये फर्स्ट पर्सन थे टू वॉक ऑन द मून, चंद्रमा पर इन्होंने वो किया, चले थे। ठीक है, 1969 में चले थे। ठीक है, 1969 में फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बनता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आर यूजली लोकेटेड एट द हाइट ऑफ अबव इक्वेटर। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है जो जी सैट जिसमें बोलते हैं, तो वो इक्वेटर से कितनी ऊंचाई पर होती हैं। तो इसका ऑप्शन में दिया हुआ 36,000। अगर आपको अप्रोक्सीमेटली पता हो तो ये होगा 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है, जिसे हम मील्स में कन्वर्ट करते हुए हमारे पास बनता है 22,236 किलोमीटर। ठीक, 236 मील्स। ठीक है, 236 माइल्स। और आगे हमारे पास क्या दिया हुआ है, फिफ्थ क्वेश्चन क्यों चले, तो अर्थ की जो एक्सिस है उसकी इंक्लिनेशन कितनी होती है। अर्थ की एक्सिस की जो इंक्लिनेशन है वो क्या है, 23.5 डिग्री होती है। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो टिल्ट होती है, जो इंक्लिनेशन होती है, ये किसके लिए जिम्मेदार होती है, जो अर्थ पे सीजन्स बनती हैं, जो मौसम होते हैं गर्मी के सर्दी के, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। द प्लेनेट अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड एट 23.5 डिग्री। ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ड्रेन्स इनटू अराबियन सी। तो अराबियन जो सागर है उसमें कौन सी नदियां जाके अपना पानी देती है, ठीक है, बहती हैं जाके। तो कौन कौन सी नदियां हैं, एक तो नर्मदा नदी होती है, ठीक है, और दूसरी है तापी नदी, और तीसरी है सिंधु, चौथी है साबरमती, पांचवी है माही, और छठवीं है पूर्णा। ठीक है, ये 6 नदियां हैं जो अराबियन सागर में जाके बहती हैं। तो तापी इनमें से एक है, ये तीनों नहीं आएंगी, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बिल्कुल ऐसा लेवल आपका पेपर का आएगा 2023 का। वेयर ऑन अर्थ डे एंड नाइट आर इक्वल। तो दिन और रात धरती पे किस कौन से पॉइंट पे बराबर होते हैं, तो ये धरती के इक्वेटर पे बराबर होते हैं। ठीक है, कब होते हैं, 21 मार्च को और सितंबर की 23 तारीख को, 23 सितंबर को। ठीक है, जो सूर्य की सीधी किरणें होती हैं वो क्या है, इक्वेटर पे पड़ती हैं, और
ऐसी पोजीशन में क्या होता है, जो पोल्स है वो क्या है, सूर्य के टुवार्ड्स क्या है, टिल्ट नहीं कर पाती, सूर्य के द्वारा टिल्ट नहीं कर पाती। तो क्या होता है, जो पूरी अर्थ है, जो हमारी धरती है, वो क्या है, इक्वल डे और इक्वल नाइट्स को एक्सपीरियंस करती है। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन और बनता है, देखिए जो मैं पीछे छोड़ गया हूं। ऑप्शन में दिया हुआ गोदावरी, तो गोदावरी सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, सेकंड लार्जेस्ट रिवर। और हमें दिया हुआ है गंगा सबसे पहली लार्जेस्ट रिवर है, 25 किलोमीटर। और आगे हमारे पास है रिवर इन डेक्कन, कृष्णा, ये कहाँ की रिवर है, ये डेक्कन प्लेटू में रिवर है। और ये तीसरी सबसे लंबी इंडिया की नदी है, 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 1400 किलोमीटर। कौन से क्वेश्चन पे थे हम 8वें नंबर पे। विच इज़ द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, तो पैसिफिक ओशन है जो लार्जेस्ट भी है और डीपेस्ट भी है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। और कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 63 मिलियन स्क्वायर माइल्स, 63 मिलियन स्क्वायर माइल्स को इसने कवर किया हुआ है। ऑप्शन में दिया हुआ है इंडियन ओशन, तो इंडियन ओशन क्या है, तीसरा सबसे लंबा सबसे बड़ा ओशियन है वर्ल्ड में, सबसे बड़ा महासागर है तीसरे नंबर पे। और आगे दिया हुआ सी ऑप्शन में अटलांटिक, अटलांटिक ये क्या है, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा महासागर है। ये आगे दिया हुआ है इमेजिनरी पैरेलल लाइंस रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट आर कॉल्ड, जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली काल्पनिक समांतर रेखा को क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं लैटिट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड कहते हैं। एक दिया हुआ हमें लॉन्गिट्यूड, तो लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं, लॉन्गिट्यूड को हम कहते हैं मेरिडियंस, आल्सो कॉल्ड मेरिडियंस। ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ये काल्पनिक रेखा है जो अर्थ को, हमारी धरती को डिवाइड करती हैं, जो लॉन्गिट्यूड लाइंस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रॉक्स इन द हिमालयन रेंजेस आर, तो जो हिमालयन रेंजेस हैं उनमें से कौन सी चट्टानें, कौन सी रॉक्स पाई जाती हैं, उनमें से पाई जाती हैं मेटामॉर्फिक रेंज। मेटामॉर्फिक रेंज की जो थिकनेस होती है वो कितनी, 10 से 20 किलोमीटर होती है, ठीक है। हमें कौन सी ऑप्शन में दिया हुआ हम देखते हैं, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेटामॉर्फिक। आप सबको पता होगा लार्जेस्ट साल्ट लेक इंडिया में कौन सी है, तो वो है लार्जेस्ट साल्ट लेक, सबसे बड़ी खारे पानी की, ठीक है, लूने पानी की जो लेक है वो कौन सी है, वो चिल्का लेक। और ये हाईएस्ट वाटर वॉल्यूम है इसमें, सांबर लेक से ज़्यादा है। और लेक सुपीरियर कौन सी होती है, लेक सुपीरियर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक होती है। और हमारे पास एक और बनता है डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, सबसे जो डीप लेक होती है वो है लेक बाइकॉल, लेक बाइकॉल। क्वेश्चन है हमारे पास, थिन स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लार्ज लैंड मासेस सराउंडेड बाय द सी इज कॉल्ड, तो चारों ओर से गिरे हुए दो बड़े भूखंडों को मिलाने वाली भूमि की पतली पट्टी को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम इस्थुमु, इस्थुमस, ठीक है, इस्थुमस कहते हैं। आगे हमारे पास है रिवर गंगा इज बांग्लादेश, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहते हैं, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कोलेस्ट्रॉल इज गुड फॉर हेल्थ, तो कौन सा कोलेस्ट्रॉल है जो हमारी सेहत के लिए अच्छा है, तो वो है हमारे पास HDL, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, जिसे फुल फॉर्म है HDL, एक्रोनियम इसका। और समटाइम इसे हम क्या कहते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये क्या करता है, ये कोलेस्ट्रॉल, जो हमारा रक्त होता है, ब्लड होता है, उसे क्या है, कोलेस्ट्रॉल को अवशेषित करता है और उसे लीवर तक पहुंचाता है, ठीक है। आगे हमारे पास ऑप्शन दी हुई है लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, जिसे बोलते हैं लो डेंसिटी LDC। ये क्या है, इसमें अगर हमारी बॉडी में ये ज़्यादा मात्रा में होगा तो ये क्या करेगा, हमारे हार्ट डिसीज, जो दिल के रोग होते हैं, उनको क्या है, बढ़ावा देगा, रिस्क हमारे लिए पैदा हो जाएगा, ठीक है, रिस्क को बढ़ाता है ये। और ये दिया हुआ ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स का क्या होता है, ये एक तरह की फैट होती है, लिपिड्स होते हैं जो हमारे खून में पाए जाते हैं, एक तरह के फैट होते हैं। आगे हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14, कंजम्पशन ऑफ अंडर कुक्ड मीट एंड वेजिटेबल्स कैन लीड टू इन्फेक्शन बाई, जो अध पका अगर मीट खाते हैं या सब्जियां खाते हैं तो कौन सी इन्फेक्शन को जो जन्म देता है और किसके कारण वो इन्फेक्शन होती है, तो वो होती है टेप वॉर्म स्पीसीज के कारण। तो जो ये बीमारी है, जो इन्फेक्शन है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है टाइनिसिस, टाइनियासिस। ये एक ह्यूमन में क्या है, एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है जो टेप वॉर्म स्पीसीज के कारण होती है। अब टेप वॉर्म स्पीसीज क्या होता है, ये क्वेश्चन बनता है हमारे पास, टेप वॉर्म स्पीसीज क्या होता है, ये आंतों में रहने वाला एक प्रकार का कीड़ा होता है, शरीर में आंत होती है, उसमें एक प्रकार का कीड़ा होता है, ये एक स्पीसीज, ठीक है। जब हम अधपका खाना खाते हैं तो इसके कारण इन्फेक्शन हो जाती है, ये इन्फेक्शन को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया इज, सबको पता है ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर, लोटस। टर्म बुली इज एसोसिएटेड विद, जो बुली टर्म है वो किस खेल से संबंधित है, तो वो हॉकी से संबंधित है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजा रवि वर्मा वाज एसोसिएटेड विद विच प्रिंसली स्टेट। तो राजा रवि वर्मा की बात हो रही है। ये क्या थे, ये एक इंडियन आर्टिस्ट थे, वो जाने माने इंडियन आर्टिस्ट और पेंटर थे। ये क्या है, रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेंटर इन इंडियन आर्ट हिस्ट्री। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रावणकोर, जो ट्रावणकोर से संबंधित थे। लार्जेस्ट लैगून इन इंडिया इज, अब लैगून का मतलब होता है साल्ट वाटर लेक। सबसे बड़ी जो साल्ट वाटर लेक है वो मैंने आपको बताया था चिल्का लेक है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल। लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल कहाँ है, पुरी में है। और केदारनाथ, केदारनाथ दिया हुआ है ए ऑप्शन में। केदारनाथ एक फेमस टेम्पल है जो तुंगनाथ टेम्पल, ठीक है, केदारनाथ में तुंगनाथ टेम्पल भी है। और केदारनाथ में केदारनाथ टेम्पल है जो एक हिंदू टेम्पल है। कहाँ स्थित है, ये उत्तराखंड में स्थित है। बद्रीनाथ दिया हुआ है, बद्रीनाथ एक हिंदू टेम्पल है जो किसको, विष्णु को डेडिकेट करता है और उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन दिया हुआ तिरुपति, तिरुपति भी एक तिरुपति में कौन सा मंदिर है जो सबसे ज्यादा फेमस है, वो है श्री वेंकटेश्वर टेम्पल, आंध्र प्रदेश इंडिया में स्थित है। ये हमारे पास ऑप्शन बने हैं। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। द न्यू स्पेस टेलीस्कोप प्रपोज टू बी बिल्ट इज कॉल्ड। सबसे जो न्यू स्पेस टेलीस्कोप है उसे, उसका क्या नाम है। तो जो क्वेश्चन थोड़े से पुराने हैं। अभी जो न्यू स्पेस टेलीस्कोप है जो सबसे पहले लॉन्च की गई है 2021 में, 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च की गई है, उसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो नासा, ये नासा की सबसे बड़ी और मोस्ट पावरफुल स्पेस साइंस टेलीस्कोप है, ठीक है। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाए तो जो हबल है, हबल भी एक, ये कब लॉन्च हुई है, ये 1990 में लॉन्च हुई थी। पर ये पहली टेलीस्कोप नहीं है, पर ये सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट वर्सेटाइल क्या है, एक टेलीस्कोप है। और अभी की जो मैंने आपको बता दी वो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अब दी हुई है एटलस। एटलस एक एस्टेरॉइड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म क्या है, ए से है एस्ट्रॉइड, टी से टेरेस्ट्रियल एंड इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। ये एक रोबोटिक एस्ट्रोनोमियल सर्वे एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम है। किस लिए बनाया गया है, ताकि ये स्मॉलर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को क्या है, ऑप्टिमाइज डिटेक्ट कर सके, बहुत ही कुछ हफ्ते पहले, ठीक है, पहले डिटेक्ट कर सके। तो ओरियन दिया हुआ है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले टेलीस्कोप वो कहाँ बनी थी। सबसे पहले टेलीस्कोप बनी थी नीदरलैंड में। कब बनी थी, 1608 ईस्वी में तैयार हुई थी नीदरलैंड में सबसे पहले टेलीस्कोप। किसने बनाई थी, वो बनाई थी हंस लिपर्शे। हंस लिपर्शे ने बनाई थी, जो एक डच लेंस मेकर था, 1608 में बनाई थी उसने। अब आगे क्वेश्चन हमारे पास बनता है 21। जो साइंटिस्ट वेदर को स्टडी करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं जी मेट्रोलॉजिस्ट, ठीक है, मेट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं जो वेदर को स्टडी करते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है ए ऑप्शन सीज्मोलॉजिस्ट, जो अर्थक्वेक को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, ट्राई टू डिटरमाइन द फैक्टर्स। ऐसे जो फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं, जो अर्थक्वेक के बारे में बताते हैं, उनको क्या है, साइंटिस्ट जो करते हैं, पता लगाते हैं, उसे बोलते हैं सीज्मोलॉजिस्ट। एस्ट्रोनॉमर्स आपको पता होगा, जो साइंटिस्ट प्लैनेट्स, स्टार्स और अदर सेलेस्टियल बॉडीज को स्टडी करते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऐसे साइंटिस्ट हैं जो मानव शास्त्र या नर विज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है न्यूली डेवलप्ड नैनो मटेरियल विच एब्जॉर्ब्स नियरली ऑल द लाइट एंड हेंस कैन नॉट बी परसीव्ड बाय ह्यूमन आई हैज बीन नेम्ड। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। हाल ही में विकसित की गई सामग्री जो लगभग सभी प्रकाश को अवशोषित करती है और इसलिए इसे मानव आंखों से द्वारा नहीं देखा जा सकता, तो उसे क्या कहते हैं, उसे ब्लैक होल कहते हैं। मानव आंख से नहीं देख सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर। तो जो पंछी की स्टडी है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। एपिग्राफी, एपिग्राफी ये क्या है, ये आर्कियोलॉजी की एक ब्रांच है, आर्कियोलॉजी सब्जेक्ट है। शिलालेख के अध्ययन को क्या कहते हैं, एपिग्राफी के रूप में जाना जाता है शिलालेख के अध्ययन को। एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी ये क्या है, शब्दों के भंडार की स्टडी है। हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, शब्दों का इतिहास बताता है, कैसे शब्द आया है, शब्द का कंसेप्ट कैसे बना है, और शब्द कहाँ से आया है, इसका मीनिंग कैसे आया है, कैसे टाइम टू टाइम आया है, इसके बारे में बताता है। डी ऑप्शन है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी ये एक फंगी की स्टडी है, ठीक है, फंगी, मशरूम्स और यीस्ट की स्टडी है। 24 क्वेश्चन देखिए, सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पैनल कोड हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि जो अननेचुरल सेक्स है ये एक अपराध है। ऑप्शन में दिया हुआ है, चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन बी में दिया हुआ है जो अननेचुरल सेक्स है ये एक अपराध है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 क्वेश्चन देखिए, वेबसाइट विच एंश्योर डिग्री ऑफ साइबर सिक्योरिटी हैव डैश ऑन देयर वेब एड्रेस। जो वेबसाइट अपनी
कौन सी वेबसाइट है जो साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करती हैं, उन पे जो वेब एड्रेस है उस पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, तो उन पे HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल काम करता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए MS वर्ड में अंडू कमांड कौन से शॉर्टकट से दी जाती है, तो अंडू कमांड Ctrl+Z, ठीक है, अपने लास्ट एक्शन को रिवर्स करने के लिए यूज किया जाता है Ctrl+Z। अब दिया हुआ है Ctrl+S, Ctrl+S ए ऑप्शन में दिया हुआ है, ये किसी सेविंग को शॉर्टकट, ये सेविंग शॉर्टकट है, ठीक है, MS वर्ड में सेव करने के लिए। Ctrl+C ये कॉपी कमांड है, और Ctrl+X ये एक कट अ पोर्शन फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट से कोई पोर्शन को कट करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इन MS वर्ड ग्रामेटिकल एरर्स आर इंडिकेटेड एज अंडरलाइंड बाय विच कलर, तो MS वर्ड में जो ग्रामेटिकल एरर आता है किस कलर से वो अंडरलाइन होता है, तो वो कौन से कलर से, जो ग्रीन वे भी अंडरलाइन होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। आगे देखिए, डिफॉल्ट फॉन्ट, जहाँ पे फॉर्म लिखा हुआ जहाँ पे फॉन्ट साइज आएगा, तो MS एक्सेल में जो फॉन्ट साइज है, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है, सबको पता होगा जो चलाते हैं, उनमें होता है 11 डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहां पे क्वेश्चन बनेंगे हम डिस्कस करेंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इन 2015। 2015 में कौन बने थे, 2015 में बने थे सत्या नंडेला, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 2015 में अपॉइंट हुए थे, तो वो हुए थे सत्या नंडेला, ठीक है। यहाँ पे 2015 लिखा हुआ है, लेकिन सत्या नंडेला हुए थे 2014 में अपॉइंट एज द चीफ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, 2014 में। और करंटली जो है वो भी सत्या नंडेला हैं, चेयरमैन हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंड चेयरमैन कौन है, सत्या नंडेला हैं। बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर। 2014 में भारत, ऐसे इतना पुराना पूछेंगे नहीं आपसे, जैसे अभी पेपर आया 2023 में, तो आपसे पूछ सकते हैं 2022 में भारत रत्न अवार्ड किसको मिला, वही हम डिस्कस कर लेंगे इसी पेपर में, 2022 में किसको मिला। अब देखिए भारत रत्न 2014 किसको मिला, सचिन तेंदुलकर को मिला, ठीक है। अब डॉक्टर होमी बाबा लिखा हुआ है, डॉक्टर होमी बाबा को मिला ही नहीं है, ठीक है, कांटा डाल दिया, इसको नहीं मिला है। और पुलेला गोपीचंद ये क्या है, फॉर्मर इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है, पहले जो खेल चुके हैं बैडमिंटन प्लेयर, इनको क्या है, एक राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है 2001 में, तो इनको मुझे लगता है भारत रत्न अवार्ड नहीं मिला। और ये दिया हुआ लैंडर पीस को बहुत ज्यादा अवार्ड मिले, सबको डिस्कस कर लेते हैं। लैंडर पीस को एक मेजर ध्यानचंद वो खेल रत्न अवार्ड मिला है 1996 और 1907, ठीक है, तब मिला था इनको। और फिर मिला है, माफ कीजिए, 1966 और 67 के बीच में मिला था, ठीक है। और इनको मिला है अर्जुन अवार्ड मिला है 1990 में लैंडर पीस को। और फिर मिला है पद्मश्री अवार्ड 2001 में, पद्मश्री अवार्ड, और पद्म भूषण मिला है 2014 में। ये क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं। अब आगे देखिए, चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना इज अपॉइंटेड इन 2014। अब 2014 की बात कर रहे हैं, आपसे पूछ लेगा 2022 में चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना कौन है, और किसी और स्टेट का पूछ लेंगे, जैसे छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर कौन है, ठीक है। तो तेलंगाना में 2014 में कौन था, केसी राव था। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना कौन था, केसी राव 2014 में। और अभी भी करंटली जो कौन है वो है केसी राव ही है। हमारा क्वेश्चन कवर हो गया 2022 में, और 2023 की चल रहा है, 2023 में कौन सा है, केसी राव ही करंटली चीफ मिनिस्टर है। और ये पहले चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के हैं, इसीलिए ये पूछा गया तेलंगाना का, कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं इसलिए पूछा जाता है। तो अब पहले चीफ मिनिस्टर से तेलंगाना कब हुए थे, 2014 में हुए थे पहले चीफ मिनिस्टर। अब देखिए नेक्स्ट 32 क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। महात्मा गांधी की सबसे जो मशहूर बुक है उसको हम डिस्कस करें, तो जो उन्होंने लिखी है महात्मा गांधी ने, हिंद स्वराज उन्होंने लिखी है 1909 ईस्वी में। और यंग इंडिया सबसे फेमस बुक है यंग इंडिया उनकी, वो उन्होंने लिखी है 1923 ईस्वी में, 1923 सन में लिखी है। और फिर सरदार पटेल ने भारत विभाजन लिखी है, फेमस बुक है जो, इसका भी पेपर में शायद पूछा जा सकता है, ज़्यादा यंग इंडिया पूछी जाती है। सरदार पटेल लिखी है भारत विभाजन। और मौलाना आजाद ने लिखी है इंडिया विंस फ्रीडम, इंपॉर्टेंट बुक है जो, फेमस बुक है सबसे ज्यादा, इंडिया विंस फ्रीडम कब लिखी है, 1989। ये जो आपको बता रहा हूँ, जो मैंने पहले सर्च करके आपके लिए तैयार किया है, तो प्लीज अगर आपको कोई नॉलेज तैयार करनी है तो आप प्लीज नोट्स बना लें, या अपने साथ कोई कॉपी रखें, जो भी आपको बताया जा रहा है उनको लिख लीजिए। ये सब आपके काम की चीज है, कोई भी इसमें फालतू का कोई भी नहीं ऐड किया गया है। अब क्वेश्चन आया 2015 में सेक्रेटरी जनरल इन 2015। अब मॉडल पेपर जो मैंने लिया है ये पुराना है, 2014 के लगभग का है, तो उस टाइम ऐसे क्वेश्चन आते थे, ठीक है, अभी भी आते होंगे। अब अभी पूछ लेंगे 2022 में कौन था सेक्रेटरी जनरल, अब 2023 में ये कौन है, ठीक है, एक साल आगे का पूछ लेंगे, नहीं एक साल पीछे का, जहां अभी करंटली का पूछ सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन है हमारे पास 2015 में सेक्रेटरी जनरल UN यूनाइटेड नेशन का कौन था, तो 2015 में था बान की मून बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर। अभी करंटली कौन है जो हमारे पास क्वेश्चन बनता है, इसी टाइम वर्तमान में कौन है, वो है एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस।
और यूएन सेक्रेटरी ये कहाँ है, ये न्यूयॉर्क सिटी में है, न्यूयॉर्क सिटी में, यूएसए में, ठीक है, दोनों में लोकेटेड है। और आगे हमारे पास है फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहला सेक्रेटरी जनरल कौन था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मिस्टर लाई था। मिस्टर लाई कब अपॉइंट हुआ था जनरल सेक्रेटरी, 1946 में। सबको पता होगा यूएन फाउंड हुआ था 1945 में, ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था, यूएन फाउंड हुआ था। और 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, 1939 टू 1935, ठीक है, 1945, तो 1939 सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था यूएन, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आया फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल इन ओलंपिक टू बी वोन बाय इंडियन वाज, तो पहला जो इंडिविजुअल मेडल है ओलंपिक्स में जो हमारे भारतीय ने जीता है सबसे पहले, तो वो किसने जीता, वो जीता केडी यादव ने। इंडिया का सबसे पहला जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो कौन था, वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए में दिया हुआ लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे, पहले गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। और सबसे अखीरले वॉइस रॉय थे, भारत के सबसे अखीरले लास्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आपको आगे हमें दिया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर। और आगे दिया डॉक्टर एस राधा कृष्णन, ये क्या थे, हमारे देश के दूसरे प्रधान क्या थे, राष्ट्रपति थे, दूसरे सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन आया तेलंगाना इज द बेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, तो तेलंगाना 29th स्टेट ऑफ इंडिया, करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। अब 28 नंबर की स्टेट कौन सी है, 28 नंबर की झारखंड है। कब बनी थी, ये बनी थी 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को बनी थी झारखंड। अब 27 नंबर कौन सी है स्टेट, 27 नंबर स्टेट है हमारे पास उत्तराखंड। उत्तराखंड बनी थी 27 नंबर 9 नवंबर 2000 को, ठीक है, ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया। और करेक्ट आंसर इसका हमारे पास हो गया 29th। सबसे जो ऊंची माउंटेन पीक है पेनिनसुलर इंडिया में, वो कौन सी है, वो है हमारे पास अनाईमुडी पीक। अनाईमुडी पीक पेनिनसुलर इंडिया में सबसे ऊंचाई पर माउंटेन है, सबसे ऊंची पहाड़ी है। और ऑप्शन ए में दिया हुआ महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी क्या है, ये सबसे ये एक सेकंड बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज है, हेरिटेज साइट है, ये कहाँ पड़ती है, ये उड़ीसा में पड़ती है। महेंद्रगिरी बायोडाइवर्सिटी साइट, हेरिटेज साइट, ये कहाँ पड़ती है, उड़ीसा में। अब दिया हुआ दोदा बेटा, दोदा बेटा सी ऑप्शन में दिया हुआ है, ये एक हाईएस्ट माउंटेन इन द नीलगिरी माउंटेन्स। नीलगिरी माउंटेन्स में एक सबसे ऊंची पहाड़ी है, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 2637, ठीक है, मीटर्स, किलोमीटर्स नहीं मीटर्स आएगा। और आगे दिया हुआ है नीलगिरी। नीलगिरी कहाँ पड़ती है, नीलगिरी आपको पता होगा तमिलनाडु में पड़ती है, नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु में पड़ती हैं। अब क्वेश्चन दिया हुआ है हु इज द फादर ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के पिता कौन है, तो इसका आ जाएगा यूक्लिड। यूक्लिड ज्योमेट्री के पिता है, सी ऑप्शन। और दिया पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम सबको पता होगा, पाइथागोरस थ्योरम किसने दी, पाइथागोरस ने। मेड इंपोर्टेंट डेवलपमेंट्स इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में इंपोर्टेंट डेवलपमेंट्स बनाई है। और केपलर, केपलर ने क्या किया है, केपलर ने डिस्कवर किया है जो हमारी धरती है और जो प्लैनेट्स हैं, ये क्या है, सूर्य के जो आले दुआले घूमते हैं एक एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में, ये किसने किया, केपलर ने डिस्कवर किया है। और इंपोर्टेंट हमारे पास आ जाता है अरिस्टोटल, अरस्तु बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। अरिस्टोटल क्या है, ये एक ग्रीक फिलोसफर है, एक ग्रीक फिलोसफर है जिसने क्या है, ये एक फर्स्ट गेनुइन साइंटिस्ट है हिस्ट्री में, हमारे इतिहास में पहला गेनुइन साइंटिस्ट है हमारे इतिहास में। और इसकी फेमस इन्वेंशन कौन सी है, इसकी फेमस इन्वेंशन है साइंटिफिक मेथड ऑफ एनालिसिस, एनालिसिस का साइंटिफिक मेथड इसने डिस्कवर किया है। और आगे हमारे पास आ जाता है अग्नि मिसाइल सीरीज। अग्नि मिसाइल सीरीज में कितने वेरिएंट्स हैं, अग्नि मिसाइल सीरीज में 7 वेरिएंट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अग्नि 1। अग्नि 1 में क्या आता है, ये एक शॉर्ट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल है, शॉर्ट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल है, सबसे पुरानी मिसाइल है ये। और पहली बार ये टेस्ट की गई थी उड़ीसा में, सबसे पहले उड़ीसा में टेस्ट की गई थी। और कब की गई थी, मई 1999 में की गई थी। दूसरे नंबर पे आती है अग्नि 2। अग्नि 2 हमारे पास दूसरे नंबर पे आती है, ये एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, सबसे पहले फायर की गई थी 1999 में और IC-4 पैड से ये फायर की गई थी। तीसरे नंबर पे आती है हमारे पास अग्नि 3। अग्नि 3 हमारे पास है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, सबसे पहले फायर की गई थी 2006 में जुलाई में, और ये व्हीलर आइलैंड से फायर की गई थी। और सक्सेसफुल टेस्ट की गई थी 2007 में, दूसरी फ्लाइट इसकी 2007 में टेस्ट की गई थी। कहाँ की गई थी, 2007 में की गई थी। और आगे हमारे पास आता है अग्नि 4। अग्नि 4 ये एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी जो लगभग 4000 किलोमीटर की रेंज है और DRDO के द्वारा तैयार की गई है। उसके बाद हमारे पास आती है अग्नि 5। अग्नि 5
अग्नि 5 हमारे पास आती है, उसका क्या है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये एक इसका जो सबसे पहले फायर की गई थी 2012 में, ठीक है, 2012 में फायर की गई थी। इसकी लगभग रेंज है 5000 किलोमीटर रेंज है इसकी लगभग। और इसका जो 9वां फायर है, 9 नंबर फायर है, 9th फायर शॉट कब किया गया था, ये किया गया था दिसंबर 15 2022 को किया गया था। अब हमारे पास तो अभी 5 हुई हैं, मैंने आपको 7 बोला है, अभी 2 बची हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। और फिर आती है हमारे पास अग्नि पी मिसाइल। अग्नि पी है जिसका बनता है अग्नि प्राइम न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल। ये एक न्यू जनरेशन अग्नि पी एक फर्स्ट टेस्ट की गई थी 2021 में, ठीक है, ये एक नई है और डीआरडीओ के द्वारा टेस्ट की गई थी। अब ये एक लेटेस्ट और 6 नंबर वेरिएंट है, 6 नंबर वेरिएंट है, ठीक है, अग्नि मिसाइल का। अब आगे हमारे पास आता है अग्नि 6 हमारे पास आ गया। ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी जो रेंज वो क्या हो सकती है, हो सकती का मतलब ये है, ये अभी अंडर डेवलपमेंट में चल रही है, अभी ये बन रही है, अभी बनी नहीं है, ठीक है। और इसकी जो रेंज है वो 10,000 प्लस किलोमीटर की इसकी रेंज होगी। अभी ये डेवलपमेंट में चल रही है, अभी अंडर डेवलपमेंट है। और इसका क्या है, MIRV, यानी कि ये कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, बहुत डिस्कस होगी इसकी। तो हमारे पास ऑप्शन कोई सही नहीं होगा 39 का, उसमें 5 वेरिएंट दिया हुआ है लेकिन 5 नहीं है, अभी इस वक्त कुछ समय बाद ही 7 वेरिएंट हो जाएंगे। अभी 6 वेरिएंट है लेकिन 7 बन रहा है, तो मैंने 7 काउंट कर दिए हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, जो T20 वर्ल्ड कप है क्रिकेट का, वो कौन से साल में पहली बार आया था। 2007 में आया था और इंडिया ने जीता था, सबको पता होगा। 2007 में पहला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप आया था, इंडिया ने जीता था। और कौन सी कंट्री में हुआ था ये होस्ट, ये साउथ अफ्रीका में होस्ट हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था। T20 2021 का जो वर्ल्ड कप है वो किसने जीता है, वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है T20 2021 का वर्ल्ड कप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 41, कंप्यूटर में जो डीटीपी है उसका एक्रोनियम क्या होगा, उसकी एब्रीवेशन। डीटीपी की फुल फॉर्म होगी डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, एड वैलोरम टैक्स, जो एड वैलोरम टैक्स है ये क्या है, ये एक ऐसा टैक्स है जो एक्सचेंज, हम कोई भी गुड्स या कोई भी हम दुकान से चीज़ लेते हैं, कोई भी गुड्स या सर्विस लेते हैं, तो जहाँ से वो प्रोडक्शन जो जिसकी जहाँ से पैदावार हुई है और जहाँ से हम जब तक हम कंजप्शन नहीं कर लेते तब तक जो टैक्स लगता रहता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं जी एड वैलोरम टैक्स। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे आगे दिया हुआ है, टैक्स लेविड बाय द गवर्नमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। सबको पता है जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे लगाया जाता है। और बी ऑप्शन में दिया हुआ है, सरकार के द्वारा इनकम पर और वेल्थ पर क्या है टैक्स लगाया जाता है, हाउस होल्ड पर और बिजनेस पर, तो उसे क्या कहते हैं, वेल्थ टैक्स कहते हैं, वेल्थ टैक्स। अब एक आगे दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स एक्सप्रेस्ड एज प्रोपोर्शन ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से होते हैं, इसमें होता है सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और एक्साइज टैक्स या वैल्यू एडिड टैक्स यानी कि VAT, ये होते हैं। सबसे पहले जो वायरस है, सबसे पहले वायरस किसने क्रिस्टलाइज किया, किसने जो पता लगाया कि कोई वायरस भी होता है, तो ये किसने किया, WM स्टैनली ने डिस्कवर किया। अब कौन सा वायरस डिस्कवर किया इसने, इन्होंने किया है टोबैको मोज़ैक वायरस, टोबैको मोज़ैक वायरस इन्होंने डिस्कवर किया है। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने फाउंड किया है क्रिस्टल वाज मेड ऑफ प्रोटीन्स। जो जो वायरस का क्रिस्टल है, अंदरूनी परत है, वो किसकी बनी हुई है, वो प्रोटीन्स की बनी हुई है, इन्होंने ये डिस्कवर किया है। अब ऑप्शन दिया हुआ रॉबर्ट हुक ने, आपको पता होगा, सेल को डिस्कवर किया है 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में डिस्कवर किया है। आगे दिया हुआ है रॉबर्ट ब्राउन, सी ऑप्शन में रॉबर्ट ब्राउन दिया हुआ है। उन्होंने रैंडमली मूवमेंट है जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की, जो किसी सोल्यूशन में एक जो पार्टिकल रैंडमली मूव करते हैं, मोशन में चल रहे हैं, उनकी क्या है डिस्कवर किया है, उनकी खोज किया, किसने किया है, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। माइक्रोस्कोप में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिसे हम उन्होंने डिस्कवर किया है। और एक और रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया है, जो सेल का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ऑफ सेल, आल्सो डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, Which of the following parts of the sun is easily visible only during a total solar eclipse? अब सोलर एक्लिप्स जब सूर्य ग्रहण होता है तो सन का जो सूर्य का कौन सा जो ऐसा पार्ट है, कौन सा हिस्सा है जो आंख के द्वारा देखा जा सकता है, तो वो सन का कौन सा पार्ट है जो उसे हम कोरोना बोलते हैं, कोरोना पार्ट। अब सोलर एक्लिप्स कब होता है, सोलर एक्लिप्स तब होता है जब चांद है जो धरती और सूर्य के बीच आ जाता है। अब एक हम बोलते हैं लूनर एक्लिप्स, ये पूछा जा सकता है लूनर एक्लिप्स कब होता है, जब जो धरती है जो चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है, तो अब हम लूनर एक्लिप्स बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर, द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग बींग्स। सभी जो जीव जंतु हैं उनके लिए जो बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कौन सी है, तो वो एक सन है, सूर्य है और एक केमिकल एनर्जी है उन्हें जीवित रखने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, A और B।
जनरल दलबीर सिंह सुहाग जो आर्मी के चीफ स्टाफ हैं, वो कितने नंबर के ऑफिसर हैं गोरखा राइफल्स के? जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे, कौन से नंबर के वो क्या हैं गोरखा राइफल्स के? कौन से नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे? जनरल दलबीर सिंह सुहाग। ठीक है, तो जनरल दलबीर सिंह सुहाग ये सेकंड ऑफिसर थे गोरखा राइफल्स से। ठीक है, गोरखा राइफल से ये सेकंड ऑफिसर थे। पहले ऑफिसर कौन थे? सबको पता होगा, पहले ऑफिसर थे फील्ड मार्शल सैम मनेकशा। ठीक है, और जो करंटली हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो कौन है? मनोज पांडे हैं। मनोज पांडे, सबको पता होना चाहिए कब से इन्होंने होल्ड किया हुआ है, 30 अप्रैल 2022 से इन्होंने ऑफिस होल्ड किया हुआ है मनोज पांडे। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है तीसरे नंबर के। तीसरे नंबर पे जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत जो हैं वो क्या है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे। अब चौथे नंबर के कौन बने थे? चौथे नंबर पे भी जनरल बिपिन रावत बने थे। ये चीफ वाइस चीफ बने थे आर्मी स्टाफ के, और किससे पहले बने थे? ये चौथे ऑफिसर बनने से पहले बने थे गोरखा परेड के। ठीक है, और यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, ठीक है, हैज कॉमन बाउंड्री विद। अब जो केंद्र शासित है पुडुचेरी का, उसका जो जो कॉमन बाउंड्री है वो किस के स्टेट के साथ है? माफ कीजिए, हमारा क्वेश्चन ऊपर रह गया है 47, मैंने 48 का आपको बता दिया। इसमें दिया हुआ है कौन सा जो द्रव स्थिति में धातु है जो पाया जाता है, अननोन मेटल फाउंड इन द लिक्विड स्टेट। तो जो ब्रोमीन है ये एक द्रव स्थिति में पाया जाता है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, ब्रोमीन। अब फ्लोरीन दिया हुआ है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपको पता होगा 9 होता है, और ये एक मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है। ये सबसे हल्का हैलोजन होता है कौन से ग्रुप का? सैटर्न ग्रुप का एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में, और ये एक मोस्ट रिसेप्टिव एलिमेंट होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। आगे दिया हुआ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक नॉन मेटल होता है, एटॉमिक नंबर 7 होता है, और इसका एटॉमिक नंबर 14 है, एटॉमिक मास 14 है। आगे दिया हुआ क्लोरीन। क्लोरीन होता है, आपको पता है, क्लोरीन का सैनिटाइजेशन प्रोसेस के लिए, साफ सफाई के लिए काम में लिया जाता है। 17 नंबर इसका एटॉमिक नंबर होता है। और पेपर के जो कागज के क्लोथ्स बनते हैं, कागज के कपड़े बनते हैं, उसके लिए इसका प्रयोग होता है। और क्लोरीन इज यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट के लिए, ब्लीचिंग एजेंट के लिए क्लोरीन का प्रयोग होता है। आगे क्वेश्चन हमारे पास आ गया, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी का जिसकी कॉमन बाउंड्री है किसके साथ? अब जो कौन कौन सी जो बाउंड्री है जो शेयर होती है पुडुचेरी के साथ, वो होती है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और केरला, ये तीनों होती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, केरला एंड तमिलनाडु, ये तीनों होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आना चाहिए था द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी हैज एज नो कॉमन बाउंड्री विद, नो आना चाहिए था। तो कर्नाटका के साथ इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, लेकिन इन तीनों के साथ इसकी बाउंड्री है, आंध्र प्रदेश के साथ, तेलंगाना के साथ और केरला के साथ। माफ कीजिए, मैं तेलंगाना बोल रहा हूं, इसका है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु आएगा। ठीक है, तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश, और कर्नाटका के साथ नहीं है। और आईएनएस विक्रमादित्य क्या है? आईएनएस विक्रमादित्य एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। किसका है? ये इंडियन नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर है, और ये शी एंटर्ड इनटू सर्विस 2013 में एंटर हुई थी ये। ठीक है, सर्विस में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एयरक्राफ्ट कैरियर, डी ऑप्शन। और फेमस सॉन्ग, मशहूर गीत है जो सारे जहां से अच्छा, किसने लिखा है? तो ये लिखा है मशहूर गीत सारे जहां से अच्छा। चलिए बढ़ते हैं, सबसे पहले ऑप्शन को डिस्कस करें। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखी है। और आगे हमारे पास दिया हुआ आनंद मठ। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्या लिखा है? इन्होंने लिखी है आनंद मठ, आनंद मठ। ठीक है, और इन्होंने वंदे मातरम, वंदे मातरम किसने लिखी है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है। 51 क्वेश्चन पे चलते हैं, माफ कीजिए। अब इसका आंसर क्या होगा आगे देखते हैं ऑप्शन में। तो सारे जहां से अच्छा सॉन्ग किसने लिखा? मोहम्मद इकबाल ने लिखा। सही ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सेल थ्योरी किसने प्रपोज किया है? 51 में पूछा गया है, सेल थ्योरी किसने प्रपोज किया है? तो सेल थ्योरी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा जे स्टकवन और आर स्क्लेडन ने की थी। कब की थी? 1839 में दोनों ने मिलकर की है सेल थ्योरी। ठीक है, और ऑप्शन ए में दिया हुआ आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की डिस्कवरी की है। कब की है जनरल थ्योरी? माफ कीजिए, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की उन्होंने डिस्कवरी किया है 1916 ईस्वी में। और आगे हमारे पास देखिए, इन्होंने एक इक्वेशन बनाई थी E इक्वल टू MC स्क्वायर, सबको पता होगा आइंस्टाइन इक्वेशन है। और आगे देखिए रॉबर्ट हुक दिया हुआ, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया है? सेल को डिस्कवर कर दिया है। उन्होंने सेल थ्योरी डिस्कवर की थी दोनों ने, रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया है 1665 ईस्वी में। अब क्वेश्चन आगे देखिए, टाइटन इज द लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अंडर मेंशन प्लेनेट। तो जो टाइटन है कौन से प्लेनेट की, कौन से ग्रह की सबसे बड़ी सैटेलाइट है? तो ये एक सैचुरन, ये सैचुरन की सबसे बड़ी सैटेलाइट है, सबसे बड़ी। और आगे देखिए मरकरी, मरकरी की सबसे बड़ी नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है? इसकी है गैनीमेड, गैनीमेड।
इसकी जो कितने किलोमीटर है, ये 5268.2 किलोमीटर है, इतनी बड़ी है, ठीक है। और वीनस वीनस दिया हुआ है, वीनस के पास कोई सैटेलाइट नहीं है और मरकुरी के पास भी कोई सैटेलाइट नहीं है। कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके पास सैटेलाइट नहीं है, तो ये है वीनस और मरकुरी। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, चांसेस है इसके। और आगे देखिए अर्थ, अर्थ के पास क्या है, अर्थ के पास एक मून सैटेलाइट है। और मार्स के पास क्या है, मंगल के पास क्या है, दो चंद्र सैटेलाइट हैं, टू स्मॉल मून्स। अब ऑप्शन डी में दिया हुआ नेपच्यून, नेपच्यून के पास कौन सी सैटेलाइट है, ट्रिटोन, ट्रिटोन सबसे बड़ी सैटेलाइट है नेपच्यून के पास। तो कितनी है ये, कुदरती है, नेचुरल है, 2706.8 किलोमीटर बड़ी है ये। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 2014 में कौन थे। आपको पेपर में ऐसे नहीं पूछेगा 10 साल पीछे का, आपको 1 साल का पूछेगा, जब लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 2023 में पेपर है महीने के बाद, तो आपको लगभग पूछ लेगा अभी कौन है या फिर 2022 में कौन थे, ठीक है। 2022 में कौन है, तो हमारा 2014 में आपको बता दूं इसका जो टेन्यूर होता है 5 साल का होता है, ठीक है। और अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। कौन से आर्टिकल पे, ये आर्टिकल 76 के 1 में, आर्टिकल 76 1 में अपॉइंट करता है उसके अकॉर्डिंग। 2014 में कौन था, मुकुल रोहतागी, मुकुल रोहतागी 2014 में था। 12 जून 2014 से 30 जून 2017 तक इन्होंने अपना कार्यवाह किया। और आगे हमारे पास बनता है 2017 से कौन चला, 2017 से चला के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल 30 जून 2017 से 22 सितंबर 2022 तक उन्होंने अपना कार्य संभाला। और आगे हमारे पास अब की बात आती है, अभी कौन है, अभी है आर वेंकट स्वामी, ठीक है। आर वेंकट स्वामी वो है 1 अक्टूबर 2022 से टिल डेट, आगे जब तक उनकी जो जितनी देर तक उनका जो ड्यूटी है 5 साल तक वो रहेगी, ठीक है। अभी कौन है, अभी है वेंकट स्वामी, आर वेंकट स्वामी अभी के जो अटॉर्नी जनरल है भारत के। ये क्वेश्चन आपका कवर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन पुराने हैं, हम अभी के करंट के भी डिस्कस कर रहे हैं। सहयोग काइजन 2014 क्या था, तो सहयोग काइजन है 2014 का, ये क्या है, एक इंडिया और जापान के बीच में एक कोस्ट गार्ड जॉइंट एक्सरसाइज थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इस पर डिस्कस करने वाला दूसरा कोई नहीं है हमारे लिए। आगे देखिए 55, जो बल्ब होते हैं लाइट बल्ब जिनमें फिलामेंट होते हैं, वो क्या है, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर, वो क्या है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम करते हैं। और कौन सी अपीयर होती है उनमें से होती है इंफ्रारेड होती है, इंफ्रारेड अपीयर होती है। सबसे ज़्यादा जो पावर कंज्यूम करती है वो इंफ्रारेड रेस कंज्यूम करती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब आगे देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन फॉर सिटीजन टू सिक्योर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। तो ये एक एक्ट है, ठीक है, बी ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट हैज द लॉन्गेस्ट डैम्स इन द वर्ल्ड, तो कौन से जो नीचे लिखे हुए प्रोजेक्ट हैं जिनके सबसे ज़्यादा लंबे डैम्स हैं, तो हीराकुड डैम सबसे लंबा है, कितनी लंबाई है, 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये महानदी रिवर पर, ठीक है, महानदी नदी पर बना हुआ है। और इसका जो क्या है, संबलपुर में, ये कौन सी स्टेट में है, ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में है, संबलपुर से ये चलता है। और आगे हमारे पास दिया हुआ है कोसी प्रोजेक्ट, ए ऑप्शन में दिया हुआ कोसी प्रोजेक्ट। कोसी प्रोजेक्ट सप्तकोशी रिवर के ऊपर बना हुआ है, ये कहाँ है, नेपाल में, सप्तकोशी रिवर के ऊपर बना है कोसी प्रोजेक्ट। और तुंगभद्रा प्रोजेक्ट, तुंगभद्रा प्रोजेक्ट आल्सो इसे हम क्या बोलते हैं, पंपा सागर, पंपा सागर इसे बोलते हैं तुंगभद्रा प्रोजेक्ट को। ये तुंगभद्रा नदी के ऊपर बना हुआ है, कहाँ है तुंगभद्रा नदी, कर्नाटका में, कर्नाटका में तुंगभद्रा नदी बनी हुई है। अब आगे देखिए क्वेश्चन हमारे पास बनता है दामोदर वैली प्रोजेक्ट। दामोदर वैली प्रोजेक्ट दामोदर नदी पे बना हुआ है। दामोदर नदी कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, दामोदर नदी वेस्ट बंगाल में है और झारखंड में है, वेस्ट बंगाल और झारखंड में दामोदर नदी है, वहां पे बना हुआ है दामोदर वैली प्रोजेक्ट। हु इज नोन एज डिजर्ट फॉक्स, डिजर्ट फॉक्स किसे कहते हैं, ठीक है, मरुस्थली लोमड़ी किसे कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरविंद रोमेल, इसका पूरा नाम है अरविंद रोमेल, ए ऑप्शन में दिया हुआ है अरविंद रोमेल। ये क्या है, जर्मन के फील्ड मार्शल थे। वर्ल्ड वार जब 2 हुई थी, दूसरी वर्ल्ड वार हुई थी, ये क्या थे, उस टाइम के फील्ड मार्शल थे। और आगे हमारे पास किया हुआ क्वेश्चन, न्यूक्लियर रिसर्च वर्क इन इंडिया, जो न्यूक्लियर का रिसर्च वर्क हुआ था, काम चला था, वो किसके अंडर चला था, वो चला था डॉक्टर एच.जे. बाबा के टाइम चला था। होमी जहांगीर बाबा पूरा नाम है इसका, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। कब चला था, 1944 में चला था।
अब दिया हुआ डॉक्टर विक्रम साराभाई, ये दिया हुआ ऑप्शन ए में, इसको डिस्कस करें। डॉक्टर विक्रम साराभाई ये इंडियन फिजिक्स्ट हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया है, स्पेस रिसर्च को इनिशिएट किया है और उसमें हेल्प किया है उसे न्यूक्लियर पावर को डेवलप करने में भारत में। और ये क्या है, इसरो के पहले चेयरमैन है। इसरो के पहले चेयरमैन कौन है, डॉक्टर विक्रम साराभाई। अब क्वेश्चन बनता है इसरो की स्थापना कब हुई। इसरो की स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 में डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा हुई। दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ डॉक्टर सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन नोबेल प्राइज मिला था 1930 में फिजिक्स में, ठीक है, नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन देखिए 60 नंबर, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है। स्पीड ऑफ लाइट अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, ठीक है, तापमान में वृद्धि कर देंगे, मीडियम के तापमान में वृद्धि कर देंगे, तो जो लाइट की जो गति है वो क्या हो जाएगी, वो भी उसी मीडियम में इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो क्यों हो इंक्रीज करेगी, क्योंकि जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या है, नीचे की ओर चला जाएगा। ठीक है, सेम वे में अगर हम टेम्परेचर को घटा देंगे तो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट भी कम हो जाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल काम करते हैं। आगे देखिए 61 क्वेश्चन, जो INS अरिहंत है ये क्या है, इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबल सबमराइन। ये कब लॉन्च हुई है, 2009 में लॉन्च हुई थी और 2016 में क्या इसको कमीशन किया गया था, ठीक है, 2009 में लॉन्च हुई थी, 26 जुलाई 2009 में लॉन्च हुई थी। और 2000 नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय बॉडी ऑन द आर्टरी वॉल्स। क्वेश्चन में लिखा गया है जो रक्त द्वारा धमनी पर डाले गए दबाव को क्या कहते हैं। तो अगर धमनियों पर जो दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब हमें दिया हुआ वॉल प्रेशर को डिस्कस करें तो कोशिका भित्ति द्वारा पादप कोशिका की सामग्री पर रखा गया दबाव जो टर्गर दबाव के बल के बराबर व विपरीत होता है, उसे वॉल प्रेशर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जब भी कोई गैस है उसे हम द्रव में उसे चेंज कर देते हैं। कोई गैस को लिक्विड में अगर हम ट्रांसफर कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। ऑप्शन में दिया हुआ डेपोजिशन क्या होता है, हवा, बहते पानी या समुद्र या बर्फ द्वारा लाई जाने वाली एक तलछट का बिछना। जब कोई तलछट बिछ जाती है बहते पानी या समुद्र की द्वारा जो तलछट होती है तो वो बिछ जाती है, उसे बोलते हैं डेपोजिशन। अब एक दिया हुआ इवेपोरेशन होती है लिक्विड टू गैस, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने को इवेपोरेशन कहते हैं। सब्लिमेशन होती है सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना, सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरियल। तो कैरियल का मीनिंग होता है अनाज, इनमें से कौन एक अनाज नहीं है। तो जो सरसों है ये एक अनाज नहीं है, मस्टर्ड मीन सरसों। जो मेज है, मेज मीन मक्का भी एक अनाज है, जो गेहूं अनाज है और चावल भी अनाज है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे देखिए इंडियन न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, जो इंडियन न्यूक्लियर जो सिद्धांत है, भारतीय परमाणु सिद्धांत है, वो कितने स्तंभ पर खड़ा हुआ है, वो 3 स्तंभ पर खड़ा हुआ है। तो इसमें पता करने वाली बस यही बात है अलग से, जो परमाणु सिद्धांत होता है इसका क्या मतलब है। तो जो परमाणु सिद्धांत है, जो सरकार में परमाणु सिद्धांत है, उसे क्या होता है, ये दर्शाता है कि कैसे एक परमाणु सशस्त्र सरकार शांति काल में और संघर्ष में दोनों में हथियारों का उपयोग करती है, ठीक है। और ये 3 स्तंभ पर खड़ा हुआ है। लांस आर्मस्ट्रॉन्ग एक फेमस नेम है, तो कौन से स्पोर्ट्स में वो काम करते थे, कौन से जो खेल में, उनका खेल था साइकिलिंग, सी ऑप्शन। आगे दिया हुआ है हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो पहला हमारा भारतीय था जो इलेक्टेड हुआ था वो कौन था, वो था दादा भाई नौरोजी इलेक्टेड हुए थे 1892 में, ठीक है। और पहले ब्रिटिश इंडियन MP थे जो क्या थे, दादा भाई नौरोजी थे, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्टेड हुए थे, पहले भारतीय MP। विच इज द करंट फास्टर सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। जो वर्तमान में सबसे जो तेजी से चल रहा सुपर कंप्यूटर है, सबसे फास्टर सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो ये हो जाएगा परम सिंधी AI, ठीक है, परम सिंधी AI। इसका प्रोसेसिंग पावर कितना है, इसका प्रोसेसिंग पावर 6.5 पेटाफ्लॉप्स, 6.5 पेटाफ्लॉप्स इसका प्रोसेसिंग पावर है। और आगे में दिया हुआ सैगा 220 सैगा 220 क्या है, एक ऐसा सुपर कंप्यूटर है जो इसरो के द्वारा बनाया गया है, और ये स्पेस साइंटिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है। वो इसे क्या करते हैं, एरोस्पेस प्रॉब्लम्स को, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं इसरो के साइंटिस्ट। एक दिया हुआ परम युवा 2 एक क्या है, ये इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है, सी डैक के द्वारा डेवलप किया गया परम युवा 2। और
CDAC का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। एक दिया हुआ है परम पदमा। परम पदमा क्या है, ऑप्शन में दिया हुआ है। ये विजय बाटकर द्वारा प्रोफेसर विजय बाटकर द्वारा तैयार किया गया है। और ये इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर आपको बताना है, आपको भी पता होना चाहिए इंडिया का सबसे पहला फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा है। फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर कौन सा है, जल्दी से लिखिए कमेंट बॉक्स में। इंटरनेशनल डेजिग्नेटर आल्सो नोन एज कोस्पा डेजिग्नेशन इज एन इंटरनेशनल नेमिंग कन्वेंशन फॉर। अब देखिए, अंतरराष्ट्रीय डिजाइनर है जो, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोस्पार। कोस्पार डेजिग्नेशन वो क्या है, किसका एक नाम दिया गया है। कोस्पार डेजिग्नेशन किसको बोला गया है? वो सैटेलाइट्स को बोला गया है, सैटेलाइट्स को, उपग्रह को बोला गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, द गैस प्रेडोमिनेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? वो होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और आगे दिए हुए सल्फर डाइऑक्साइड, जिसे बोलते हैं SO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, यानी कि ये सल्फ्यूरिक एसिड में प्रेपरेशन के काम करती है। सल्फर डाइऑक्साइड इसका बनता है और इससे सल्फाइड्स बनते हैं। और एक दिया हुआ हमें कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका सिंबल होता है COO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कलरलेस होती है, पॉइजन है, ये बहुत जहरीली होती है, ऑर्डरलेस होती है, कोई इसका गंध नहीं आती, इसका कोई भी स्वाद नहीं होता, टेस्टलेस होती है। और फ्लेमेबल गैस होती है, बहुत जल्दी आग को पकड़ लेती है, फ्लेमेबल गैस होती है, ठीक है। और आगे दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। नॉन फंक्शनिंग ऑफ किडनी। अब किडनी जब काम करना बंद कर देती है, वो किसके कारण होता है? जब हमारा BP बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तो हमारी किडनी पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और हमारी किडनी काम करना बंद कर देगी। तो हाई ब्लड प्रेशर ये सही नहीं है किडनी के लिए। अब 72 क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द लोगो ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो जो वर्ल्ड वाइड फंड है नेचर के लिए, ठीक है, उसमें कौन सा, उसका जो लोगो है उसमें क्या यूज किया गया है? उसमें यूज किया गया पांडा। अब जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, जो कुदरत के लिए जो फंड देते हैं वर्ल्ड वाइड, उसका जो फाउंड हुआ है वो 1961 में फाउंड हुआ है। आपको पता होगा अर्जुन अवार्ड्स भी कब शुरू हुए थे? 1961 में भारत में शुरू हुए थे, ठीक है। अर्जुन अवार्ड किसको दिए जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए अगला, इफ अ मेटल कैन बी ड्राफ्ट इनटू वायर्स रिलेटिवली इजीली। अगर कोई धातु को हम तारों में बिछा सकते हैं बहुत आसानी से, तो वो धातु को हम क्या बोलते हैं? उस धातु को बोलते हैं हम डक्टाइल मेटल, डक्टाइल मेटल बोलते हैं। कौन सी जो बुक है रोमांसिंग विद लाइफ, रोमांसिंग विद लाइफ जो बुक है वो किसकी ऑटोबायोग्राफी है, किसके जीवन काल को दर्शाती है? जो देवानंद ने लिखी है। ऑटोबायोग्राफी होता है जो किसी ने खुद अपने जीवन काल के बारे में लिखी हो, तो वो देवानंद ने लिखी है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ मॉडर्न हिंदुस्तान इज नॉट ड्राइव्ड फ्रॉम द हड़प्पन कल्चर्स। तो जो कौन से जो फीचर्स हैं, कौन से जो फीचर्स हैं जो आधुनिक हिंदुस्तान के फीचर्स हैं जो जो हड़प्पा सभ्यता से नहीं लिए गए हैं? अब जो शक्ति वॉरशिप है, शक्ति वॉरशिप है, ये भी हड़प्पा सभ्यता से ली गई है। और जो शिवा की जो आराधना है, शिवा की जो पूजा है पशुपति के रूप में, वो भी हड़प्पा सभ्यता में से ली गई है। अब शिवलिंग की पूजा करनी, एक कोनिकल शंकु के कार में बना होता है शिवलिंग, और सिलेंड्रिकल एक बेलनाकार में बना होता है पत्थरों का, तो उसकी पूजा करनी, ये भी हड़प्पा सभ्यता से लिया गया है। ये तीनों ऑप्शन सही हो गए। अब दिया हुआ डेडिकेशन ऑफ टेम्पल्स टू अ पार्टिकल डेटी, डेडिकेशन ऑफ यानी कि एक विशेष देवता के लिए मंदिरों का समर्पण, ये हड़प्पा सभ्यता से नहीं लिया गया है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो जो पहली वुमन है जो स्पेस में गई थी वो कौन थी? वो थी वैलेंटीना टेरेस्कोवा। वैलेंटीना टेरेस्कोवा 6 स्पेस कैप्सूल में गई थी। 6 स्पेस कैप्सूल में जून 16 से 19 के बीच 1963 में फर्स्ट वुमन स्पेस में गई थी। अब ऑप्शन में दिया हुआ है नादिया कोमेनेसी। नादिया कोमेनेसी, नादिया कोमेनेसी एक रोमेनियन रिटायर्ड जिम्नास्टिक है, ठीक है, जिम्नास्ट है रोमन की, जो जिन्होंने 5 बार ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, 5 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है। कल्पना चावला आपको पता होगा इंडिया में जमी पली है और अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी, और ये क्या थी? एरोस्पेस इंजीनियर थी, और पहली भारतीय महिला थी जो इंडियन ओरिजिन से जो स्पेस में गई थी। सबसे पहली भारत से कौन गई थी? कल्पना चावला गई थी स्पेस में। और कौन से स्पेस शटल में गई थी? कोलंबस में गई थी, कोलंबिया में गई थी 1957 में, ठीक है, 1997 में। अब द्रोणाचार्य अवार्ड स्पोर्ट कोचेस को दिया जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहला द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था 1985 में, सबसे पहला द्रोणाचार्य अवार्ड। अब साइंटिस्ट को कौन सा अवार्ड दिया जाता है? साइंटिस्ट को अवार्ड दिया जाता है, सबसे हाईएस्ट अवार्ड साइंटिस्ट का कौन सा है? इंडियन साइंस अवार्ड। अब भारत में नहीं बात कर रहा, पूरे वर्ल्ड में बात कर रहा हूँ। इंडियन साइंस अवार्ड सबसे वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड। अब हाईएस्ट अवार्ड फॉर साइंटिस्ट कब से शुरू हुए हैं? 1959 से शुरू हुए थे। ये नेशनल मेडल ऑफ साइंस के द्वारा दिया जाता है, NMS, ठीक है।
अब भारत की बात करें, भारत में साइंटिस्ट को दिया जाता है शांति स्वरूप प्राइज, शांति स्वरूप प्राइज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, शांति स्वरूप प्राइज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी SSB। ठीक है, ये भारत में दिया जाता है, सबसे लार्जेस्ट प्राइज है, सबसे हाईएस्ट प्राइज है। अब 78 क्वेश्चन में दिया हुआ 1 टेराबाइट, 1 टेराबाइट होता है 1024 GB के। अगर 1 GB की बात करें तो ये होता है 1024 MB के। अगर हम 1 MB की बात करें तो ये होता है 1024 KB के। अगर हम 1 KB की बात करें तो 1 KB होता है 1024 बाइट्स के। अब अगर हम 1 बाइट की बात करें तो 1 बाइट होता है 8 बिट्स के बराबर। अगर हम 4 बिट्स की बात करें तो 4 बिट्स होता है 1 निब्बल के बराबर, 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निब्बल। अब 79 क्वेश्चन पर चलें तो 79 क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट वाज द एक्टिव मीडियम यूज्ड इन द फर्स्ट वर्किंग लेजर एवर कंस्ट्रक्टेड। सबसे पहले जो लेजर बनाई गई थी वर्किंग लेजर, उसमें से कौन सा जो एक्टिव मीडियम यूज किया गया था। एक्टिव मीडियम से हम जाने तो एक्टिव मीडियम होता है कौन से जो कलेक्शन ऑफ एटम्स और मोलिक्यूल्स। ठीक है, एटम्स मोलिक्यूल्स के जो एटम्स है उनकी एक कलेक्शन होती है, तो उनको उन्हें हम बोलते हैं एक्टिव मीडियम। ठीक है, तो वो यूज किया गया था रूबी रोड, रूबी रोड यूज किया गया था सबसे पहले जो लेजर बनाई गई थी। ये इसको बोलते हैं सिंथेटिक रूबी रोड यूज किया गया था। तो फर्स्ट वर्किंग प्रोटोटाइप ऑफ अ लेजर एट, तो सबसे पहले जो वर्किंग प्रोटोटाइप लेजर का प्रोटोटाइप बनाया गया था वो बनाया गया था थियोडोर मैमन के द्वारा, थियोडोर मैमन के द्वारा सबसे पहले बनाया गया था। ठीक है, कहाँ बनाया गया था, हुगेस रिसर्च लेबोरेटरीज में बनाया गया था। अब जो हर्ट बर्न रेफर्स टू एन अनइजी सेंसेशन, तो जो हर्ट बर्न किसको कौन सी ऐसी अनइजी सिचुएशन को, ऐसी अनइजी सेंसेशन को दर्शाता है। तो हर्ट बर्न का मीनिंग होता है जब खाना नहीं पचता है तो हमारी छाती में जलन होती है। ठीक है, अब खाना कहाँ पचता है, आपको पता है खाना स्टोमैच में पचता है। अगर हमारे स्टोमैच में खराबी होगी, खाना हम गलत खाएंगे और उसका ना पचने का कारण हमारे छाती में क्या हो जाएगा, एक जलन सी होगी, तो उसे हम बोलते हैं हर्ट बर्न। अब आगे देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 81 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ UN। अब यूनाइटेड नेशन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। एक है हमारे पास चाइनीज, दूसरी है हमारे पास इंग्लिश, और तीसरी है हमारे पास फ्रेंच, और चौथी है हमारे पास रशियन, और पांचवी है हमारे पास स्पेनिश, और छवीं है हमारे पास अरबिक। इसका सीक्वेंसली ऑर्डर नहीं है कोई भी, जैसे भी लिख सकते हैं आप। 6 हमारे पास है, और 6 में से एक तो तीनों ये हैं, चाइनीज भी होती हैं, अरबिक भी होती है, स्पेनिश भी होती है। लेकिन जो लतीन भाषा है ये भी एक यूनाइटेड नेशन की एक ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। अब देखिए, हु गेव द फर्स्ट एविडेंस ऑफ बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी का जो पहला एविडेंस है वो किसने दिया, तो ये दिया है एडविन हबल ने दिया है। अब बिग बैंग थ्योरी क्या होती है, बिग बैंग थ्योरी एक भौतिक सिद्धांत है जो वर्णन करता है कि उच्च घनत्व यानी कि हाई डेंसिटी और तापमान की प्रारंभिक अवस्था में ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हुआ, कैसे ब्रह्मांड फैला है इतना ज्यादा। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च्ड। पहला 5 वर्षीय योजना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1951 में। 1951 यानी कि 1 अप्रैल 1951 में पहला 5 वर्षीय योजना हुई थी। अभी तक कितने वर्षीय प्लान हो चुके हैं, 12 5 वर्षीय प्लान अभी तक हो चुके हैं। और जो 12 नंबर 12th 5 ईयर प्लान है इंडिया का, वो हुआ था 2012 से 2017 के बीच का। उसके बाद अभी तक कोई भी प्लान नहीं बनाया गया है। आगे क्वेश्चन है किसान दिवस। फार्मर्स डे ऑब्जर्व हुआ था 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस। और ऑप्शन डिस्कस करें, 1 जुलाई, 1 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे, नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई। 4 दिसंबर को मनाया जाता है नेवी डे, और 18 जुलाई को मनाया जाता है नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। 85 क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ कंट्रीज विच हैव कॉमन फ्रंटियर्स विद इंडिया। इंडिया के साथ कितनी कंट्रीज बाउंड्री शेयर करती हैं, तो 7 कंट्रीज बाउंड्री शेयर करती हैं। जल्दी से कंट्रीज के नाम लिख लीजिए। पाकिस्तान का शेयर करता है, अफगानिस्तान शेयर करता है, चाइना शेयर करता है बाउंड्री, नेपाल शेयर करता है, और भूटान शेयर करता है, और उसके बाद म्यांमार भी शेयर करता है अपनी बाउंड्री इंडिया के साथ, और बांग्लादेश भी शेयर करता है। तो 7 कंट्री ये वाली हैं जिसके साथ इंडिया अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांस हिमालयन रिवर। ट्रांस हिमालयन रिवर्स कौन सी होती हैं, मैं आपको बता दूं, वे नदियां जो वृहत हिमालय से बाहर निकलती हैं उन्हें हम ट्रांस हिमालयन रिवर बोलते हैं। तो इंडस रिवर, सतलुज रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर, ये तीनों ट्रांस हिमालयन रिवर्स हैं। इंडस, सतलुज और ब्रह्मपुत्र तीनों हैं। और जो गंगा है ये एक ट्रांस हिमालयन रिवर नहीं है, यानी कि ये नदी वृहत हिमालय से बाहर नहीं निकलती है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। एल नीनो एक वेदर सिस्टम है परटेनिंग टू वार्मिंग
ऑफ ओशन करंट्स इन, तो डैश ऐसा कौन सा महासागर है जिसमें महासागरीय धाराओं के गर्म होने से संबंधित मौसम प्रणाली को एल नोनो कहते हैं। तो एल नोनो एक ऐसा मौसम संबंधी प्रणाली है जिसे महासागर में महासागरीय धाराओं के गर्म होने को क्या कहते हैं। कहाँ महासागरीय होती हैं जो धाराएं हैं वो गर्म होती हैं, महासागर में महासागरीय धाराएं गर्म होती हैं, तो वो होती हैं पश्चिमी महासागर में, पश्चिमी प्रशांत महासागर, वेस्ट पैसिफिक ओकेन बोलते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है सीडी, उसमें हाउ मैनी मिनट्स ऑफ म्यूजिक, कितने मिनट्स का म्यूजिक भरा जा सकता है। तो देखिए कॉम्पैक्ट डिस्क में ये कितने मिनट्स का म्यूजिक भरा जा सकता है। तो जो स्टैंडर्ड सीडी हमारे पास आती है उसमें से लगभग जो 120 की स्टैंडर्ड सीडी आती है, 120 की, तो उसमें 74 मिनट का म्यूजिक भरा जा सकता है और लगभग 650 MIB डाटा उसमें स्टोर कर सकते हैं। MIB आपको बताते हैं क्या होता है। और अगर जो अभी चल रही है जो 74 मिनट को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया बाद में 80 मिनट में कन्वर्ट कर दिया और उसमें 700 लगभग 700 MIB यानी होता है मैबी बाइट। ये एक स्टोरेज की एक यूनिट होती है मैबी बाइट। तो उन्होंने मैबी बाइट में कन्वर्ट कर दिया। तो अभी जो क्या चल रहा है, एक सीडी चल रही है, वो चल रही है 80 मिनट वाली सीडी चल रही है। पहले चलती थी 74 मिनट्स वाली और इसमें 700 MIB मैबी बाइट इसका स्टोरेज है। एक मैबी बाइट में कितना होता है, एक मैबी बाइट में 2 की पावर 20 बाइट्स होती हैं। ठीक है, 2 की पावर 20 बाइट्स होती है। अगर हम वैसे याद करें तो कितनी बाइट्स होती हैं एक मैबी बाइट में, 104856 बाइट्स होती हैं एक मैबी बाइट में। तो इतना स्टोरेज होता है एक 80 मिनट वाली एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क में। तो नोबेल प्राइज 2014 था जो फिजिक्स के लिए अवार्ड किया गया था, तो वो किसको दिया गया था, वो जॉइंटली किन किन को दिया गया था, वो इसामू अकासाकी को, और दूसरे नंबर पर दिया था हिरोशी अमानो, और तीसरे नंबर पे क्या है, शूजी नकामुरा। ठीक है, नकामुरा, इन तीनों को दिया गया था। इन्होंने क्या इन्वेंट किया था, इन्होंने ब्लू लाइट एमिटिंग डॉट्स को इन्वेंट, इनकी डिस्कवरी की थी तीनों ने मिलकर। दोबारा नाम बोलता हूँ, वो 3 आदमी थे, महापुरुष कौन थे, वो थे इसामू अकासाकी, हिरोशी अमानो और शूजी नकामुरा। ठीक है, तीनों ने इन्वेंट किया था ब्लू लाइट एमिटिंग डॉट्स। अब 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और जो मौलिक अधिकार है ये आर्टिकल 12 से 35 के बीच में दिए गए हैं। आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार, और ये कौन सा भाग है, पार्ट 3 में आते हैं, भाग नंबर 3 में आते हैं। ठीक है, और आगे दिया हुआ है फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, कोई भी स्पीच या अपना एक्सप्रेशन देने का अधिकार, ये अधिकार होते हैं, लेकिन संपत्ति का अधिकार नहीं होता है। हाउ मच ब्लड डज एन एवरेज अडल्ट हैव इन हिज बॉडी, हमारी जो बॉडी है उसमें एवरेज जो ब्लड होता है वो कितना होता है, 5 से 6 लीटर होता है। अगर हम गैलन में क्वेश्चन आ जाए तो 1.2 से 1.5 गैलन खून होता है। एक गैलन आपको पता होगा, एक गैलन में कितने लीटर होते हैं खून, एक गैलन में 3.785 लीटर्स गैलन में, एक गैलन में 3.785 लीटर्स खून होता है। तो वहीं जाके 1.2 गैलन से 1.5 गैलन के बीच हमारे शरीर में खून होता है। अगर गैलन में कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो इसका आंसर ये होगा 1.2 से 1.5 गैलन। अब जो आयरन की जो डेफिशिएंसी, अगर शरीर में हमारे लोहे की कमी हो जाएगी तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा, हमें अनीमिया रोग हो जाएगा। अब अनीमिया रोग क्या करता है, ये मे लीड टू रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट। अब जो हमारे दिल है उसकी जो बीट होती है, उसकी धड़कन होती है, उसको बहुत तेज कर देगा, जहाँ उसकी जो स्थिति है वो खराब कर देगा। ठीक है, इरेगुलर कर देगा, इरेगुलर मैनर में उसको दौड़ाएगा। अब दिया हुआ है एनोरेक्सिया ये जिंक की कमी से होता है। वीकनेस आपको पता होगा, वीकनेस मसल या बोन्स में अगर वीकनेस आ जाए तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। अब व्हाइट स्पॉट, स्किन पे ऊपर जो सफेद रंग के धब्बे आ जाते हैं वो किसके कारण होते हैं, वो विटामिन डी की कमी से होते हैं, या कैल्शियम की कमी से होते हैं, या विटामिन ई की कमी से हो सकते हैं। इन तीनों की कमी से हो सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 93 नंबर, जो 45th दादा साहब फाल्के अवार्ड 2014 है वो किसको दिया गया था। ये क्वेश्चन पुराना है, आपको पूछ सकता है 1 साल पीछे का। मैंने आपको बताया इतना पीछे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको इसका आंसर बता दूं, वो मिला था गुलजार को, 45th गुलजार को मिला था। अब 2022 का आपको याद रखना है, इसको छोड़ो, 2022 का याद रखो। 2022 का आपको मिला था आशा पारेख को मिला था 2022 दादा साहब फाल्के अवार्ड। ठीक है,
बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। विच कंट्री ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका की ऐसी कौन सी कंट्री है जो बहुत ज़्यादा, जिस पे एबोला वायरस ने आक्रमण किया था और उसे एबोला फ्री कंट्री जो क्या है अनाउंस कर दिया, डिक्लेयर कर दिया WHO ने। WHO ने एबोला फ्री कंट्री डिक्लेयर कर दिया है। वो कौन सी है? निगेरिया। निगेरिया कंट्री को एबोला फ्री कंट्री WHO ने क्या कर दिया है? WHO एबोला फ्री कंट्री डिक्लेयर कर दिया है। अब देखिए 20 अक्टूबर 2014 को डिक्लेयर किया है, 2014 को WHO ने। सबसे पहली कंट्री थी जिसको डिक्लेयर किया है उन्होंने एबोला फ्री वायरस, जी एबोला फ्री वायरस खत्म हो गया इस देश में, तो वो कौन सी कंट्री है? सेनेगल। सेनेगल कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द CRPF हैज रिसेंटली आस्क्ड द गवर्नमेंट टू रिप्लेस। अब ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, लगभग 2014 में CRPF ने क्या किया था? CRPF ने सरकार से कहा था जो उसकी इंसास की राइफल है उसको क्या है बदल दे और उन्हें AK-47 राइफल्स दे दें। तो AK-47 राइफल्स के साथ उन्हें चेंज कर दे। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बीमस्टैक, बीमस्टैक की फुल फॉर्म एक एब्रीवेशन है, ये किसका एक्रोनियम है? बीमस्टैक में कौन कौन सी कंट्री आती हैं? बांग्लादेश आती है, भूटान आती है, इंडिया आती है, म्यांमार आती है, नेपाल आती है, श्रीलंका आती है और थाईलैंड आती है। अब देखिए बीमस्टैक क्या है? बीमस्टैक में टोटल 7 कंट्रीज आती हैं और इसमें बे ऑफ बंगाल, यानी कि बी ऑप्शन में दिया हुआ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए जो फायर टेम्पल्स हैं ये प्लेस ऑफ वर्शिप है, ठीक है, भक्ति की जगह है, वर्शिप आराधना की जगह है। तो कौन से रिलीजन की ये फायर टेम्पल है? कौन से धर्म में ये, किनके कौन से धर्म के फायर टेम्पल हैं? तो ये जोरास्ट्रियनिज्म के धर्म के फायर टेम्पल हैं। और फायर टेम्पल ये प्राचीन धर्म के ईरान के हैं, ठीक है, ईरान के प्राचीन धर्म के फायर टेम्पल हैं, ईरान पर्सिया के। अब एक कॉमन बाउंड्री बिटवीन टू कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम में कॉमन बाउंड्री होती है जो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इंटरफेस। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे दिया हुआ क्रेस्कोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ टू मेजर ग्रोथ इन प्लांट्स, पौधों में जो उनकी ग्रोथ होती है उसको मेजर करने के लिए क्रेस्कोग्राफ यूज किया जाता है। उसकी जो खोज की है क्रेस्कोग्राफ की, वो किसने की है? वो की है जगदीश चंद्र बोस ने, JC बोस यानी कि जगदीश चंद्र बोस। अब व्हाट डज सेकुलरिज्म मीन? सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? सेकुलरिज्म का मतलब होता है स्टेट हैविंग नो ऑफिशियल रिलीजन, जो सरकार है, जो राज्य है, उसकी कोई भी ऑफिशियल उसका कोई भी धर्म नहीं है, और जो सिटीजन है, जो नागरिक है, वो कोई भी धर्म को अपनाने के लिए, उसमें विश्वास करने के लिए अपना तात्पर्य रख सकते हैं, उसमें अपनी मर्जी से धर्म चेंज कर सकते हैं या धर्म को अपना सकते हैं। किसी भी धर्म के प्रति उनका कोई भी जो लीगल ऑफिशियल रीजन उनको नहीं अपनाया गया है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन दिया हुआ है द रूपी कॉइन्स वर फर्स्ट मिंटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ। तो जो रूपी कॉइन्स थे वो सबसे पहले तैयार किए गए थे किसके शासनकाल में? वो शेर शाह सूरी के शासनकाल में तैयार हुए थे। तो शेर शाह सूरी कब किए थे? उसने 1540 से लगभग 45 के काल में यूज हुए थे, ठीक है, रूपी कॉइन्स। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इससे पहले भी बनाए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूपी कॉइन्स तैयार किए थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कोलकाता में, कलकत्ता उस टाइम बोलते थे लेकिन अब कोलकाता बोलते हैं, उस टाइम कलकत्ता बोलते थे। तो उस उन्होंने क्या किया था? उसको नाम दे दिया था रुपया, RUPIYA नाम दे दिया था। तो हमारा इसीलिए उत्तर हमारा हो जाएगा शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने बनाए थे रूपी, ठीक है, रूपी। तो उन्होंने नाम दिया था अपने रुपयों को रुपया। अगला क्वेश्चन देखिए, यूके का नेशनल एम्बलम क्या है? तो यूके का नेशनल एम्बलम हमें पता है रोज है, ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। यूके का नेशनल एम्बलम क्या है? यूके का नेशनल एम्बलम रोज है, ठीक है। अब जो व्हाइट लिली है, व्हाइट लिली इटली का नेशनल एम्बलम है, और जो ईगल है, ईगल USA का है। अब लॉयन की बात करें तो नेशनल एम्बलम की बात नहीं करेंगे। जो श्रीलंका का फ्लैग है उस पर क्या है? लॉयन बना हुआ है। लेकिन बहुत सारी कंट्री का नेशनल एम्बलम लॉइन है। भारत के सिक्कों पे भी आपको पता होगा लॉइन बना होगा बहुत जगह पे, ठीक है, भारत का भी एम्बलम लॉइन आता है। अब द ओनली इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, तो फिजिक्स में कौन सा भारतीय है जिसको इंडियन नोबेल प्राइज मिला है? तो वो मिला है CV रमन को। 1930 में मिला था, मैंने आपको बताया, फिजिक्स में मिला था CV रमन को। अब क्वेश्चन देखिए 104 नंबर, जो एटमॉस्फेरिक एयर है, जो एटमॉस्फेरिक वातावरण में जो हवा है उसकी जो कैपेसिटी होती है टू कंटेन वाटर वेपर्स, जो पानी के जो वेपर्स होते हैं वो उसकी जो कैपेसिटी होती है वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? अब इसको समझते हैं बिल्कुल बारीकी से। जब हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, ठीक है, हवा के टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? इसकी जो कैपेसिटी है मॉइस्चर को होल्ड करने की, जो वाटर वेपर्स लिखे हुए हैं इसे हम मॉइस्चर बोलते हैं, इसकी जो कैपेसिटी है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की वो बढ़ जाएगी।
तो अगर हम टेम्परेचर को घटा देंगे, नीचे ले जाएंगे टेम्परेचर को, अगर हम हवा के टेम्परेचर को, हवा के तापमान को कम कर देंगे, तो इसकी जो कैपेसिटी है वाटर वेपर्स को या मॉइस्चर को रखने की, वो क्या कम हो जाएगी। तो इसीलिए अगर बढ़ा देंगे हवा के टेम्परेचर को तो इसकी जो मॉइस्चर है वो बढ़ जाएगा, अगर टेम्परेचर को घटा देंगे तो इसका जो मॉइस्चर है, कैपेसिटी है मॉइस्चर रखने की, वो कम हो जाएगी। तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के साथ बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, नेशनल कैडेट कोर्प्स, एनसीसी किसका पार्ट है? एनसीसी एक ट्राई सर्विस कमांड का पार्ट है। एनसीसी की स्थापना कब हुई? 16 अप्रैल को हुई थी 1948 में, ठीक है, एनसीसी की स्थापना हुई थी। एनसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? एनसीसी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, याद रखिएगा। अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक पैरामिलिट्री फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स। अब देखिए पैरामिलिट्री फोर्स कौन कौन सी हैं? एक तो असम राइफल्स पैरामिलिट्री फोर्स है, और दूसरी बीएसएफ पैरामिलिट्री फोर्स है, और तीसरी है सीआईएसएफ, सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये तीनों फोर्सेस क्या है? पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पैरामिलिट्री फोर्स आल्सो एज अ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इज पार्ट ऑफ पैरामिलिट्री फोर्स। नेक्स्ट हमारे पास है हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल मेडल इन ओलंपिक्स। तो पहला भारतीय कौन था जिसने इंडिविजुअली ओलंपिक्स में मेडल जीता है? तो केडी यादव ने जीता है ओलंपिक मेडल, ठीक है, सबसे पहले। ये केडी यादव क्या है? रेसलर है, केडी यादव रेसलर है। इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था सबसे पहले, ब्रोंज मेडल जीता था 1952 में, 1952 में ब्रोंज मेडल जीता है हेलसिंकी में, हेलसिंकी में रेसलिंग की थी इन्होंने, हेलसिंकी में इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है 1952 में। अगला क्वेश्चन देखिए, डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब डेफिसिट फाइनेंसिंग है मीन दैट गवर्नमेंट बोरोस मनी फ्रॉम। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है कि सरकार ने कहां से मनी है जो कर्ज लिया हुआ है। अब डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? फाइनेंसिंग जब कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी सरकार है जो पैसा है उसको कर्ज में लेती है किसी भी आरबीआई से, तो वो जो गवर्नमेंट है वो आरबीआई से कर्ज से लेती है, ना कि आईएमएफ से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। जब गवर्नमेंट आरबीआई से कर्ज लेती है पैसे का, तो क्या करती है, मनी को क्या है, पैसे को प्रिंट करना पड़ता है उनको। क्या हो जाता है उस टाइम, जो एक तो इनकम होती है, इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों में अगर गैप ज्यादा हो जाए तो वो क्या करते हैं, आरबीआई क्या करता है, ज्यादा नोट छापता है, ज्यादा नोट छापता है, उसे छापने ही पड़ेंगे। अगर इनकम और एक्सपेंडिचर, मान लीजिए अगर इनकम कम है और एक्सपेंडिचर खर्चा बहुत ज्यादा है, तो दोनों में गैप क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, इनकम अगर कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है, तो दोनों में अगर गैप वो बढ़ गया है, उस गैप को स्टेबल करने के लिए क्या वो करेंसी नोट्स क्या छापेंगे, न्यू करेंसी नोट छापेंगे। तो उसे क्या कहते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग। जो घाटा है उसको, घाटे की पूर्ति करने को क्या कहते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो कहां से मनी लेती है जो गवर्नमेंट है, वो लेती है आरबीआई से, ए ऑप्शन। आउट ऑफ द फॉलोइंग द सबसे जो पुरानी जो डायनेस्टी है, सबसे पुराना जो वंश है वो कौन सा है? मौर्य वंश। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मौर्य वंश, ठीक है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड किया था। अब लैटिट्यूड डबल ए, लैटिट्यूड डबल ए जो मैप में दिया होता है नक्शे में, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये इक्वेटर को, अर्थ के जो इक्वेटर है उसको रिप्रेजेंट करता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो कल्याणकारी राज्य है जो भारत के संविधान में ऐड किया हुआ है, वो कौन से पार्ट में ऐड किया हुआ है? तो ये आर्टिकल 38 में ऐड किया गया है। कल्याणकारी राज्य भारत के संविधान के आर्टिकल 38 में ऐड किया गया है। तो 38 में कौन सा आता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये पाया जाता है वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य। तो आगे देखिए, हमें दिया प्रेम्बल, जो प्रस्तावना है उसे बोलते हैं प्रेम्बल। ये क्या है, इसमें सुधार किया जा सकता है कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग? 368 आर्टिकल के अकॉर्डिंग भारत की जो प्रस्तावना है उसमें प्रेम्बल है, उसमें सुधार किया जा सकता है, लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें सुधार नहीं किया जा सकता। अब आगे देखिए, फंडामेंटल राइट्स, जो भारत के मौलिक अधिकार हैं वो आर्टिकल 12 से 35 के तक दिए हुए हैं मौलिक अधिकार। अब चौथा शेड्यूल, जो कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्थ शेड्यूल है, वो क्या करता है? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। राज्यसभा में सीट्स की जो एलोकेशन होती है उसके बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। अब आगे देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच इज आर करेक्ट। और ऑप्शन पहली दी हुई है ऑप्शन है स्टेटमेंट, जो हेपेटाइटिस बी होता है ये सेवरल टाइम्स मोर इन्फेक्टियस, सबसे ज्यादा जानलेवा होता है, एचआईवी और एड्स से भी ज्यादा खतरनाक होता है हेपेटाइटिस बी। अब ये हम पढ़ते हैं कि क्या होता है, जो हेपेटाइटिस बी होता है एचबीवी, ये क्या है, 50 से 100 टाइम्स क्या है, ज्यादा मोर इन्फेक्टिटिस होता है, ज्यादा इन्फेक्शन होती है इसमें, 50 से 100 गुना ज्यादा एचआईवी या एड्स के 100 गुना ज्यादा ये खतरनाक होता है। ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब आगे देखिए, हेपेटाइटिस बी के कारण क्या है, लीवर कैंसर हो जाता है। तो हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी दोनों के कारण क्या होता है, लीवर कैंसर हो जाता है। तो दोनों ऑप्शन हमारी सही हो जाएंगी। चलते हैं हम ऑप्शन की ओर। तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ऑप्शन 1 एंड 2, ऑप्शन 1 एंड 2 दोनों सही हो जाएंगी हमारी।
आगे दिया हुआ है सिस्टिटिस। सिस्टिट्स जो क्या है, एक इन्फेक्शन है ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कौन से बॉडी के पार्ट में जो सिस्टिट्स है एक इन्फेक्शन हो जाती है। तो जो सिस्टिट्स है ये एक ऐसी इन्फेक्शन है जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, जो मूत्राशय ब्लैडर होता है उसमें ब्लैडर इन्फेक्शन हो जाती है। तो जो सिस्टिट्स है ये यूजली कोज्ड बाय ब्लैडर इन्फेक्शन, ब्लैडर इन्फेक्शन के कारण ये होती है। और इसका इसका जो कॉमन टाइप है ये क्या है, एक कॉमन टाइप इसका क्या है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जिसे हम बोलते हैं यूटीआई, ये इसका कॉमन ट्रैक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरी जो वर्ल्ड वार हुई थी, दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज नॉट वन ऑफ द थ्री एक्सिस पावर। तो उस समय जो तीन कंट्रीज थी जिनके पास सबसे ज्यादा एक्सिस पावर थी वो कौन कौन सी थी। एक थी जर्मनी, दूसरी थी इटली और जापान। ये तीन कंट्रीज जिनके पास एक्सिस पावर थी। तो जर्मनी के पास थी, इटली के पास थी और जापान के पास थी, लेकिन चाइना इसमें नहीं पार्ट था। तो चाइना इसका बाहर निकाल दो, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। अब सितंबर 14 दिया हुआ है, इंडिया ने साइन किया था एक डील पर, ठीक है, कि वो यूरेनियम सेल करेगी न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। किस कंट्री के साथ उन्होंने यूरेनियम सेल किया था सितंबर 14 को? उन्होंने किया था सितंबर 14 को ऑस्ट्रेलिया के साथ, सितंबर 2014 में। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री विल हेल्प टू बिल्ड बुलेट ट्रेन इन इंडिया। इंडिया में अगर बुलेट ट्रेन चलती है तो कौन सी कंट्री इंडिया के साथ हेल्प कर रही है? तो ये कर रही है जापान। जापान कंट्री इंडिया की हेल्प कर रही है। कौन से साल तक जो बुलेट ट्रेन है 2026 तक चल जाएगी हमारे इंडिया में। और ये जोड़ेगी किसको? अब देखिए कब से जो एग्रीमेंट किया है जापान के साथ, सितंबर 2017 से एग्रीमेंट हुआ है। और पीएम नरेंद्र मोदी और उसका जो जापानीज काउंटर पार्ट है जिसका नाम क्या है, उसका नाम है शिंजो 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 एब। ठीक है, दोनों ने क्या है, वो हेल्प कर रहा है, ठीक है, जापान बुलेट ट्रेन में। तो जो बुलेट ट्रेन है ये क्या करेगी, मुंबई को अहमदाबाद से जोड़ेगी। अब देखिए 117 नंबर प्रश्न, विच इंडियन लैंग्वेज हैज रिसेंटली बीन अकॉर्डेड स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज। जो क्लासिकल लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज को रिसेंटली क्या किया गया है, क्लासिकल लैंग्वेज का जो क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दे दिया गया है। तो ओडिया लैंग्वेज, ओडिया लैंग्वेज को, ओडिया भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का उसे रिगार्ड कर दिया गया क्लासिकल लैंग्वेज के साथ। ठीक है, Odia is regarded as first Indo-Aryan language and its classification as classical language। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन इंडिया। अब माइनॉरिटी कम्युनिटीज क्या होती है? माइनॉरिटी कम्युनिटीज का मतलब होता है जो मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट और जैन और जोरेस्ट्रियंस, जिसे हम पर्सियास बोलते हैं, ये क्या है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज है भारत में। और किसके सेक्शन अंडर आते हैं? जो सेक्शन 2 के सी पार्ट के अंडर आते हैं। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एक्ट, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एक्ट 1992 के सेक्शन 2C के अंडर आते हैं। ठीक है, तो कितनी माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं? टोटल नंबर ऑफ 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं। ये आती हैं सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जैन्स और जोरास्ट्रियंस, जिसे हम पर्सिस बोलते हैं, पर्सियास। 6 कम्युनिटीज हैं भारत में। अब देखिए, तो मुगल डायनेस्टी, मुगल साम्राज्य का सबसे जो लास्ट राजा था वो कौन था? वो था बहादुर शाह जफर टू। यहाँ पे 2 आएगा, बहादुर शाह जफर टू जो लास्ट मुगल था। अब जो औरंगजेब था, औरंगजेब 6 नंबर का राजा था, 6 नंबर का मुगल था। इसे हम फेमस, इसका नाम था आलमगीर। तो इसने रूल किया था 1658 से 1707 तक। ठीक है, अब दिया हुआ अकबर। अकबर क्या था? तीसरा राजा था, 3 नंबर का, थर्ड मुगल किंग। एंड उन्होंने रूल किया था 1556 से लेके 1605 तक। अब दिया बाबर। अब बाबर ने क्या किया था? आपको सबको पता, पानीपत की लड़ाई हुई थी 1526 ईस्वी में। ठीक है, और 30 अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ाई हुई थी और 26 दिसंबर 1530 तक बाबर ने अपना साम्राज्य कायम रखा था। और पहली बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए, जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट है वो कब ऑर्गेनाइज हुई? वो हुई थी 8 अगस्त 1942 में। क्वाइट इंडिया मूवमेंट गांधी के द्वारा लॉन्च हुई थी, महात्मा गांधी के द्वारा। अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच के टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम के बीच में कितना अंतर है? 5 घंटे और 30 मिनट का अंतर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा +5.5 हॉर्स। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब विच टेररिस्ट ग्रुप, कौन सा जो टेररिस्ट ग्रुप है जो मोस्ट एक्टिव है निगेरिया में? निगेरिया में मोस्ट एक्टिव टेररिस्ट ग्रुप कौन सा है? तो वो है बोको हराम। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अब ग्वादर पोर्ट, जो ग्वादर पोर्ट है ये कहाँ पे लोकेट है? ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान, पाकिस्तान में है। ठीक है, ग्वादर पोर्ट एक अराबियन सी में, अराबियन सागर में पाया जाता है, जो बलूचिस्तान में ग्वादर है वहां पे।
अब अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड एथानासिया और द राइट टू डाई, मरने का अधिकार कौन कौन सी कंट्री में जो कानून बनाया गया है, लेजिस्लेशन, ठीक है, मरने का अधिकार कौन सा सबको जो मिल गया है, ठीक है, किन किन कंट्री में, आपको बता दूं राइट टू डाई ये कौन कौन सी कंट्री में मिल गया है। एक तो बेल्जियम में राइट टू डाई लागू हो गया है, कनाडा में हो गया मरने का अधिकार, और कोलंबिया में हो गया है, लग्जमबर्ग में, नीदरलैंड्स में, न्यूजीलैंड में, स्पेन में, और जो ऑस्ट्रेलिया की जो 6 स्टेट्स हैं, 6 राज्य हैं ऑस्ट्रेलिया के, उसमें से भी लागू हुआ है राइट टू डाई, जिसे हम बोलते हैं माफ कीजिए ओथानासिया। अब अगला क्वेश्चन चलिए, इसका करेक्ट आंसर देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेल्जियम। मैंने आपको कंट्री बनाई है बेल्जियम, कनाडा, कोलंबिया, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, स्पेन, और जो 6 स्टेट्स हैं ऑस्ट्रेलिया की वो भी इसके साथ हैं। अर्थ की शेप क्या है, तो अर्थ का जो शेप है वो क्या है, एक अर्थ की शेप है जो स्फेरिकल है, शेप क्या है, स्फेरिकल है, पर क्या है, परफेक्टली राउंड नहीं है, नॉट परफेक्टली राउंड, नॉट परफेक्टली राउंड, बिल्कुल राउंड नहीं है लेकिन स्फेरिकल है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओबलेट स्फेरॉइड। स्फेरिकल तो है शेप में पर बिल्कुल नॉट परफेक्टली राउंड। इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर कौन है, इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। अब आपको पता है मॉडल पेपर पुराना है तो इसका डी ऑप्शन लगा हुआ है, तो डी ऑप्शन मोहन परिकार, ये लगा मनोहर परिकार, ये थे 2014 से 2017 तक इन्होंने किया है, ऑफिस संभाला है 2014-2017 तक। सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज ये थी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये थी 2014 से 2019 तक, सुषमा स्वराज एक्सटर्नल अफेयर्स थी इंडिया की। अब करंट करंट एक्सटर्नल अफेयर्स आपको बताना है कौन है, और डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया आपको पता है राजनाथ सिंह है। आपको बता देते हैं जो अभी रिसेंटली हैं, क्या मैं बात कर रहा था, जो करंट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वो है सुब्रमण्यम जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर। अब नरेंद्र मोदी कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं, सबको पता होगा, वो 14वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं। कब से वो अपने काम संभाल रहे हैं, 26 मई 2014 से वो अभी तक, ठीक है, टिल डेट। तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पहले थे जवाहरलाल नेहरू, और जो पहली वुमेन प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी इंडिया की। अगर वर्ल्ड की आ जाए, क्वेश्चन है वर्ल्ड की आ जाए, वर्ल्ड की आ जाए, श्रीमती बंदरनायके, श्रीमती बंदरनायके जो पूरे विश्व की पहली महिला थी प्रधानमंत्री। आगे आगे चीफ मिनिस्टर, कौन सी राज्य का ऐसा जो चीफ मिनिस्टर है जिसको दोषी करार किया गया है और जेल में डाल दिया गया है, तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, चलो डिस्कस कर लेते हैं। जयराम जयललिता एक फीमेल है, फीमेल लेडी है, जिनको 4 साल के लिए जेल में डाला गया था, 4 साल के लिए। क्यों डाला गया था, सितंबर 2014 की बात है, 2014 में डाला गया था। और क्या हुआ, वो तमिलनाडु से बिलोंग करती थी, और उन्होंने क्या, उन्हें गिल्टी फाउंड किया गया, जो लगभग माफ कीजिए, लगभग क्या है, $10 मिलियन के अबूव, $10 मिलियन के ज़्यादा उनके पास क्या है, जो पैसा बरामद हुआ था उनमें से उन्होंने हेरा फेरी की थी, और शी हैज़ टू पे आ, उन्होंने क्या, उनके जुर्माना लगा था $1 बिलियन का, $1 बिलियन का उन पर जुर्माना लगाया गया था, और उन्हें चीफ मिनिस्टर के पद से हटा दिया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास, तमिलनाडु की जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको जेल में डाला गया था और उनको दोषी करार किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास है जो लोकसभा है, उसमें कितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं, लोकसभा में अभी जो फिलहाल 543 इलेक्टेड मेंबर्स हैं। अगर टोटल मेंबर्स की बात करें तो वो 552 मेंबर्स होते हैं, लेकिन अभी जो फिलहाल है वो 543 मेंबर लोकसभा में हैं। तो लोकसभा का स्पीकर कौन है, लोकसभा का स्पीकर है इस टाइम ओम बिरला, ओम बिरला लोकसभा का स्पीकर है। सबसे पहला स्पीकर आपको पता होगा कौन है, जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर फर्स्ट लोकसभा स्पीकर है। और पहली फीमेल स्पीकर कौन थी लोकसभा की, वो थी मीरा कुमार, मीरा कुमार लोकसभा की पहली फीमेल लेडी थी, लोकसभा स्पीकर है। और आरबीआई हेडक्वार्टर कहाँ है, आरबीआई हेडक्वार्टर मुंबई में है, आरबीआई हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब ये कब बने थे, आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। ये क्या हुआ, 1934 आरबीआई विद द प्रोविजन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 एक्ट के अकॉर्डिंग बना था। पहले क्या हुआ, ये एस्टैब्लिश हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोलकाता में एस्टैब्लिश हुआ था, पर परमानेंटली बाद में मूव कर दिया गया, 1937 को मूव कर दिया गया मुंबई में, ठीक है। अब आगे देखिए, टैक्सेशन का जो न्यू सिस्टम है जो इंट्रोड्यूस्ड हुआ है वो कौन सा है, तो टैक्सेशन का गुड्स एंड सर्विस टैक्स है जो ये प्रोपोज्ड हुआ है, न्यू टैक्स है। अब ट्रेड टैक्स आपको पता होना चाहिए, डी ऑप्शन में दिया ट्रेड टैक्स लागू हुआ था, आया था 1957 में ट्रेड टैक्स। अब इनकम टैक्स आया था, इनकम टैक्स काम करता है 1961 एक्ट आया था, इनकम टैक्स 1961 एक्ट, उसके अकॉर्डिंग आया था इनकम टैक्स। और कब से आया है, ये आया है 1/4/1962 से आया है इनकम टैक्स।
अब क्वेश्चन अगला देखिए, जो करेंसी नोट्स हैं कहाँ प्रिंट होते हैं? ये होते हैं नासिक में। करेंसी नोट नासिक में यानी कि वेस्टर्न इंडिया में होते हैं, और देवास में भी होते हैं करेंसी नोट्स। ठीक है, देवास यानी कि सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न इंडिया यानी कि नासिक में भी करेंसी नोट्स छापते हैं। और जो दूसरी दो प्रेस हैं वो कहाँ है? वो मैसूर में भी है, और एक है सलबोनी में भी एक प्रेस है। लेकिन मेन आपसे अगर ऑप्शन में आ जाए देवास, तो देवास को टिक करना है, अगर नासिक आ जाए तो नासिक को करना है। तो जो मैसूर है ये है साउथर्न इंडिया, और ईस्टर्न इंडिया में है सैलबोनी। ठीक है, वेस्टर्न इंडिया में आपको पता है नासिक है। आगे दिया हुआ है अकोस्टिक। तो अकोस्टिक्स किसकी साइंस है? तो जो अकोस्टिक्स है ये किसकी साइंस है? ये एक ध्वनि की साउंड है, साउंड की स्टडी है, साउंड का विज्ञान है अकोस्टिक्स। अब जो इसकी कैसे प्रोडक्शन होती है, कैसे कंट्रोल होता है, कैसे ट्रांसमिशन होता है, और कैसे इसका रिसेप्शन होता है, और कैसे इसके कौन कौन से प्रभाव होते हैं ध्वनि के, उसमें पता चलता है अकोस्टिक्स से। तो जो अकोस्टिक्स है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ साउंड। अब आपको पता होना चाहिए जो लाइट की स्टडी है साइंस में, उसे क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। ये किस में दिया गया है? जो मॉडर्न फिजिक्स में दिया गया है। और जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की स्टडी को क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजी। और स्पेस की स्टडी को कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। आगे दिया हुआ शॉर्ट साइट यानी कि कम निकटदर्शी दोष। शॉर्ट साइटनेस को बोलते हैं मायोपिया। जो पास की चीजें हैं वो दिखती हैं क्लियर, लेकिन जो दूर की हैं वो ब्लर्ड दिखती हैं। अब देखिए हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया में जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है वो तो दिखते नहीं है, ब्लर दिखते हैं, लेकिन जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं वो क्लियरली साफ दिखते हैं। अब देखिए प्रेस बायोपिया में क्या होता है? इसमें जो आंखों की जो पूरी रोशनी है वो ही चली जाती है, किसी चीज पे फोकस करने की जो क्षमता है वो भी खत्म हो जाती है। एक ऑप्शन दिया हुआ है एस्टिग्माटिज्म। एस्टिग्माटिज्म कब होता है? जब जो हमारी आंख का जो कोर्निया होता है, जो लेंस होता है, उसका क्या है? एक शेप डिफरेंट, अलग सी शेप बनी होती है, अगर जैसी शेप होनी चाहिए वैसी नहीं होती है, तो उसे हम बोलते हैं एस्टिग्माटिज्म। नेक्स्ट दिया हुआ विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें दिशा होती है उसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब जो वेट होता है, और वेलोसिटी होती है, और एक होता है एक्सेलरेशन, ये तीनों क्या है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। और जो मास होता है, जो स्पीड होती है, गति होती है, और जो लेंथ होती है एल, टाइम होता है, वॉल्यूम होता है, डेंसिटी होती है, टेम्परेचर होता है, एनर्जी होती है, डिस्टेंस होता है, ये सभी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अब और वेक्टर पूछा है तो वेक्टर हमारे पास हो जाएगा वेलोसिटी। स्पीड होती है स्केलर, लेकिन जो वेलोसिटी होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेट आर वेक्टर क्वांटिटी। आगे दिया हुआ ग्रीन कलर, लीव्स का, पत्तियों का जो हरा कलर होता है वो किसकी प्रेजेंस के कारण होता है? वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण होता है। ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब जो ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं जो पत्तियों में, उसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए क्लोरोफॉर्म क्या होती है? क्लोरोफॉर्म जहां से बोलते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन, CHCl3 इसका फॉर्मूला है, इसे बोलते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म। एक दिया हुआ है कॉपर, बी ऑप्शन में। कॉपर का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए 29 होता है, सिंबल होता है Cu, और ये ग्रेट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। एक दिया हुआ है डी ऑप्शन क्रोमोसोम। अब ह्यूमन में कितने गुणसूत्र होते हैं? क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र। ईच क्रोमोसोम किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। हर गुणसूत्र किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। और एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है, किसका मॉलिक्यूल होता है? डीएनए का। डीएनए यानी कि डीऑक्सो रिबोन्यूक्लिक एसिड का एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है, और प्रोटीन होता है हर एक जो क्रोमोसोम गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? टोटल 56 गुणसूत्र होते हैं, यहाँ से बोल सकते हैं 23 पेयर्स में होते हैं गुणसूत्र। अब क्वेश्चन दिया हुआ है हमें प्राणा, 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुई थी? हमें 2014 का तो नहीं पता करना है, लेकिन 2014 में हुई थी स्कॉटलैंड में। इसे छोड़िए आप 2014 को, आप याद रखिए 2022 की कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होगी? 2022 की कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी बर्मिंघम इंग्लैंड में हुई थी। और 2026 की कहाँ होगी, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए, वो होगी विक्टोरिया में। ठीक है, अब याद रखिए 2018 की, वैसे याद रख लो, याद पेपर में नहीं आएगा 2018 का। वो हुई थी क्वींसलैंड गोल्ड कोस्ट में हुई थी। 2026 में होगी विक्टोरिया में, 2022 की होगी बर्मिंघम इंग्लैंड में। ठीक है, अब मैक्सिमम मेडल टैली विंटर ओलंपिक्स गेम्स 2014 में, और ये भी 2014 का क्वेश्चन पेपर है, तो 2014 का क्वेश्चन पूछेगा तो हम ढूंढेंगे 2022 का। ठीक है, 2014 की हम नहीं याद बात करेंगे, लेकिन 2014 में किसने जीता था? वो रशिया ने जीता था, बी ऑप्शन में। रशिया ने टोटल 30 मेडल जीते थे, जिसमें से रशिया को 11 गोल्ड आए थे, 10 सिल्वर आए थे, और 9 आए थे इसको ब्रोंज। लेकिन जो यूएसए को 9 गोल्ड आए थे, 9 ही सिल्वर आए थे, और 10 आए थे इसको क्या बोलते हैं उसको, ब्रोंज। तो इसके पास टोटल आए थे 28। 2 मेडल क्या थे इसके पास, कम थे रशिया से। अब जो हम 2022 की बात करें,
अगर 2022 की बात करें तो जो टोटल मेडल टैली है, सबसे ज़्यादा मेडल टैली किसकी रही है? 2022 की जो ओलंपिक गेम्स है वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी बीजिंग में। बीजिंग में ओलंपिक गेम्स हुई थी। और जो नॉर्वे है, नॉर्वे के पास सबसे ज़्यादा मेडल है 37, जिसमें से क्या होगा, 16 मेडल उसके पास गोल्ड थे और 8 मेडल उसके पास सिल्वर थे। 8 मेडल सिल्वर के और 13 मेडल थे उसके पास ब्रॉन्ज के। सबसे ज़्यादा थे नॉर्वे के पास। और दूसरे नंबर पे था जर्मनी। जर्मनी 2022 विंटरलैंड ओलंपिक गेम्स में जर्मनी के पास था 12 गोल्ड और 10 थे उसके पास सिल्वर और 5 थे उसके पास ब्रॉन्ज। तो टोटल इसके पास होगा 27। और तीसरे नंबर पे था चाइना। 3 याद करने हमको, लगभग एक ही बहुत हो जाएगा लेकिन 3 फिर भी याद रख लो। 9 थे चाइना के पास गोल्ड और 4 थे चाइना के पास सिल्वर और 2 थे चाइना के पास क्या करते हैं इसको, ब्रॉन्ज। टोटल इसके पास 15। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 139 वर्ल्ड कप 2014 वाज वॉन बाय। 2014 का वर्ल्ड कप किसने जीता? तो 2014 का जो वर्ल्ड कप है वो जर्मनी ने जीता था। ए ऑप्शन। कहाँ होस्ट हुआ था? होस्ट हुआ था ब्राजील में। ब्राजील में होस्ट हुआ था। 2014 का हम नहीं याद रखेंगे, हम याद रखेंगे 2022 का। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? तो ये हुआ था कतर में। कतर में हुआ था 2022 का फीफा वर्ल्ड कप। और कौन सी कंट्री ने जीता? अर्जेंटीना कंट्री ने जीता था 2022 फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है। और 2018 की बात करें, 2018 में फ्रांस ने जीत लिया था फीफा वर्ल्ड कप 2018। और कहाँ हुआ था? रशिया कंट्री ने होस्ट किया था। अब सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन बनता है, जो पहला फीफा वर्ल्ड कप है, पहला फीफा वर्ल्ड कप कब हुआ? 1930 में हुआ। 13 जुलाई 1930 में पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हिंदी मूवी है 3 इडियट्स, वो किसके नावल से ली गई है? वो चेतन भगत के नावल से ली गई है 3 इडियट। अब जो फेमिना मिस इंडिया 2014 है, वो क्वेश्चन पूछा गया 2014 का। ठीक है, तो वो कौन थी? वो थी कोयल राणा 2014 में। ये कहाँ की थी? ये दिल्ली की थी। कोयल राणा दिल्ली की थी फेमिना मिस इंडिया। अब हमें क्या याद रखना है? हमें बस एक चीज याद रखनी है 2022 की। अपने 2023 का पेपर है, 2022 का याद रख लो। 2014 को मारी गोली और 2022 का रखो याद। तो सीनी शेट्टी, सीनी शेट्टी वो क्या है? 2022 की मिस फेमिना इंडिया, मिस फेमिना 2022 कौन थी? कौन है? वो है सीनी शेट्टी। अब अगला क्वेश्चन देखिए। गीतांजलि, गीतांजलि किसने लिखी है? टैगोर ने। सबको पता है गीतांजलि लिखी है टैगोर ने। और खुशवंत सिंह के की सबसे जो फेमस है वो है ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान लिखी है खुशवंत सिंह ने 1956 में, जिसकी बाद में फिल्म बना दी गई 1998 में। उसे फिल्म में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है। 143 क्वेश्चन पे चले तो पूछा गया है मधुबानी क्या है? तो मधुबानी एक पेंटिंग है। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन मिलिट्री सैटेलाइट। इंडिया जो इंडियन फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट कौन सी है? वो GSAT-7 है। GSAT-7। GSAT क्या है? GSAT है एक जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। और ये कब हुई थी? ये कब आई थी? अप्रैल 2010 में सबसे पहली इंडियन मिलिट्री सैटेलाइट आई है, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के द्वारा बनाई गई थी। अब आगे दिया हुआ है इसरो GSAT-6। GSAT-6 है ये, इसे आल्सो क्या बोला जाता है? इनसैट 4E भी बोला जाता है इसको। इनसैट 4E ये क्या है? मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो ब्रॉडकास्टिंग का काम करती है। ये एक सैटेलाइट है। और 27 अगस्त 2015 को ये क्या है? एक इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जो लॉन्च करते टाइम फेल हो गई थी दिसंबर 2010 में। ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है इंडियन सबमराइन INS चक्रा, जो कहाँ से ऑन लीज लिया गया? ऑन लीज मतलब ऑन लीज का मतलब होता है एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट पर जो INS चक्रा है वो किस कंट्री से लिया गया है? वो लिया गया है रशिया से। कब लिया गया था? 2012 को लिया गया था। ठीक है। ये दूसरा न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमराइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी टू सरफेस हैज अ रेंज ऑफ। जो पृथ्वी टू है सरफेस टू सरफेस, उसकी रेंज कितनी है? उसकी रेंज है 350 किलोमीटर की रेंज है। ये क्या है? 1 टन पे लोड कैरी कर सकता है। और जो हवा टू हवा जो मिसाइल है वो कौन सी है? वो अस्त्र मिसाइल है। अगला क्वेश्चन देखिए। आईबी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो इंटरनेशनल बाउंड्री है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन में दिया हुआ डुरांड लाइन है। डुरांड लाइन किस कंट्री के बीच है? ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में डुरांड लाइन है। 2670 किलोमीटर की ये लाइन है, बाउंड्री है। और आगे देखिए मैकमोहन है इंडिया और चाइना के बीच। और 38 पैरेलल लाइन है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच। इक्विवेलेंट ऑफ द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर इन एयर फोर्सेज। तो एयरफोर्स में जो अगर आर्मी में जो रैंक है ब्रिगेडियर, तो एयरफोर्स में वो रैंक कौन सा होगा? एयरफोर्स में वो रैंक होगा एयर कोमोडोर। और वही रैंक अगर नेवी में होगा तो नेवी में होगा कैप्टन। ठीक है, नेवी में कैप्टन होगा।
तो इसकी जो लिस्ट है वो आप पढ़ लीजिएगा रैंक की, कौन सा रैंक का कौन सा इक्विवेलेंट रैंक होता है एयरफोर्स में, नेवी में और आर्मी में, तीनों में। ये क्वेश्चन एक आपसे पूछा ही जाएगा। पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल है जो, ये एक किसका कंपोनेंट है, ये एक कंपोनेंट है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का, ये एक कंपोनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैमल, कौन सा जो नीचे दिखा गया है एक स्तनधारी है। स्तनधारी मैमल मतलब कौन सा है, तो वो है बैट। बैट मतलब चमगादड़ एक स्तनधारी है। जो चूहे होते हैं, बिल्लियां होती हैं, कुत्ते होते हैं और हिरन होते हैं, जो बंदर होते हैं, एप्टेस होते हैं, जो और बैट्स हो गया, वेल्स हो गया, और डॉल्फिन्स हो गई, और जो जीव जंतु हो गए ह्यूमर्स, ये सब क्या है, स्तनधारी जीव होते हैं। तो ये थे हमारे 150 प्रश्न, इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।